CH81 साजिश। अयान होटल से निकलने के बाद लंदन बैंक पहुंच जाता है ताकि वह उस लॉकर से उन सारी चीजों को निकाल सके जिसके लिए वह यहां आया है। अयान अंदर जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स और वह चाबी दिखाता है। उसके बाद उसे उस लॉकर तक इस बैंक का एक स्टाफ छोड़ने आता है। अयान के ऊपर शक करने का लोगों के पास कोई वजह ही नहीं था क्योंकि अयान ने जो चाबी उन्हें दिखाई थी वह कोई दूसरा नहीं बना सकता था। उस पर अजीब तरीके के पैटर्न्स सिर्फ उसी बैंक के चाबियों में पाए जाते थे। अयान को जिस लॉकर की तलाश थी उसका नंबर 999 था। लॉकर नंबर 999 को खोलने के बाद अयान उसमें देखता है कि उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स और 2 डायरीज थी। अयान सारे चीजों को अपने बैग में रख लेता है और बैंक से बाहर आ जाता है। अयान बाहर आते वक्त एक अंग्रेज से टकरा जाता है। अयान उसे सॉरी बोलता है और वहां से निकल जाता है। वह आदमी कुछ देर तक अयान को घूरता है और अंदर चला जाता है। अयान ने उस बैंक के किसी भी सीसीटीवी कैमरा में अपने चेहरे को कैप्चर नहीं होने दिया था। यहां तक कि लॉकर के आगे लगे हुए कैमरे में भी अयान ने अपने आप को कैप्चर नहीं होने दिया था। अयान को डर था कि अगर कहीं उसके उन दुश्मनों को पता चल गया जो शायद इस बैंक पर नजर रखे हुए हो कि अयान लंदन के बैंक से कुछ निकल कर गया है तो शायद उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अयान अभी इस स्थिति में नहीं था कि अपने जिंदगी के साथ कोई रिस्क ले सके। अयान जैसे ही उस बैंक से बाहर निकलता है तो अचानक उसके सामने एक गाड़ी आती है और उसमें लगभग 5 लोग मशीन गन लिए हुए और उस बैंक की तरह बढ़ने लगते हैं। उन लोग बैंक के सामने रुकते ही मशीन गन से बैंक के सामने फायरिंग करने लगते हैं। अयान ने ये पहले ही देख लिया था इसलिए वह नीचे झुकता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। बैंक के जितने भी गार्ड थे वह सब मर चुके थे और कुछ लोग भी मारे गए थे जो बैंक के सामने खड़े थे। बाकी लोग जो आसपास मौजूद थे वो जितनी तेजी से हो सके अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अयान भी काफी स्पीड से भाग रहा था और कुछ ही देर में अयान एक दूसरी गली में घुस जाता है और रोड के दूसरी तरफ निकलता है। अयान उसके बाद एक टैक्सी पकड़ता है और वापस होटल में आ जाता है। होटल में पहुंचने के बाद अयान मन ही मन सोचता है कि लगता है मेरी किस्मत ठीक नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं आप कुछ ना कुछ हो ही जाता है। 1 साल पहले दिल्ली के उस हवाई होटल में हो गया था ऐसा और आज लंदन बैंक में हो गया। अयान फिर अपने आप से कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं पहले ही पहुंच गया वरना अगर वह लोग बैंक लूट लेते तब तो मैं कभी भी इन चीजों को हासिल नहीं कर पाता। छुपते छुपाते अयान अपने रूम में आ ही रहा होता है कि एक रूम जो उसके सामने वाला रूम था उससे आवाज आते हुए सुनकर वहां रुक जाता है। उस रूम से काफी आवाजें आ रही थी। अयान अपने आसपास देखता है और आता है कि उस होटल में ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि लगभग लोग घूमने चले गए थे। अयान उस रूम के दरवाजे पर अपना काम लगाकर सुनने लगता है कितनी जोर जोर से किस चीज की आवाज आ रही है। अंदर से कुछ लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी। अयान को कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन अयान गौर से उसे सुनने की कोशिश करता है और आखिरकार अयान को समझ में आने लगता है कि अंदर मौजूद लोग क्या बात कर रहे हैं। अंदर मौजूद लोग इंग्लिश में आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके सारी तैयारी कर लो। कल सुबह यहाँ पर मृत्युंजय चक्रवर्ती आने वाला है और किसी भी कीमत पर हमें उसे कल खत्म कर देना है। एक दूसरा आदमी कहता है कि प्लान क्या है बॉस। वह आदमी कहता है कि कल जो सेमिनार होने वाला है तुम लोग उसमें जाकर शामिल हो जाओगे और मुझे पल पल की जानकारी दी दोगे कि उसकी सिक्योरिटी कैसी है और कहां कहां उसने सीक्रेटली लोगों को प्लांट करके रखा है। अयान को लगभग 4-5 आदमी मौजूद लग रहे थे। वह आदमी फिर कहता है कि मैंने इस रूम को इसलिए बुक किया है क्योंकि यहाँ से सेमिनार की जगह आसानी से दिखता है जहाँ से मृत्युंजय चक्रवर्ती का शूट करना आसान होगा। हमारा अब तक का सबसे बड़ा शिकार है। आज से पहले हमने जितने भी लोगों को मारा है उनके सुपारी में हमें जितने पैसे मिले हैं उससे दुगना हमें एडवांस मिला है। जिन्होंने हमें ये सुपारी दी है उनका कहना है कि यह तो बस शुरुआत है उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों की सुपारी मिलने वाली है। कुछ ही वक्त में हम इतने अमीर हो जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए चली जल्दी काम पर लग जाओ और इस होटल का एक और एग्जिट ढूंढो ताकि हम आसानी से यहाँ से निकल सके। उसके बाद अयान जल्दी से अपने रूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। अयान अपने रूम के दरवाजे के की होल से देखता है कि 2 लोग बाहर निकलते हैं और वहां से चले जाते हैं। अयान अब राहत की सांस लेता है और याद करने लगता है कि यह मृत्युंजय चक्रवर्ती कौन है जिसे मारने के लिए ये लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ साजिश रच रहे थे। तभी अयान को याद आता है कि यह वही है जो इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड है। अयान थोड़ी रिसर्च और करता है उसे पता चलता है कि मृत्युंजय चक्रवर्ती विवेक चक्रवर्ती का सबसे छोटा बेटा है। अयान को पता था कि अगर मृत्युंजय चक्रवर्ती को यहाँ कुछ हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा या फिर कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। अयान को अब इस प्रोजेक्ट से कोई खास लगाई नहीं था क्योंकि अयान यहाँ जो लेने आया था वह उसे मिल चुका था। अयान उसके बाद संजय सिंघानिया को फोन लगाने लगता है। अयान ने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वह संजय सिंघानिया को चैन से नहीं रहने देगा। टू बी कंटिन्यूड। CH82 बैंक में लूट। अयान संजय सिंघानिया का फोन लगाता है और एक ही रिंग में संजय सिंघानिया फोन उठा लेता है। उसके फोन उठाते ही अयान इधर से कहता है कि क्या बात है तुमने एक ही रिंग में मेरा फोन उठा लिया। ऐसा लगता है कि तुम मेरे इंतजार में फोन के पास बैठे हुए थे। संजय सिंघानिया कहता है कि तुम ज्यादा वक्त मेहमान नहीं हो क्योंकि कुछ ही वक्त में कुछ लोग तुम्हें ढूंढकर खत्म कर देंगे। संजय सिंघानिया के इस बात को सुनकर अयान हंसने लगता है। अयान उसे कहता है ऐसे सपने कभी नहीं देखनी चाहिए जो पूरा ना हो। इससे पहले कि संजय सिंघानिया आगे कुछ बोल पाता, अयान इधर से कहता है कि तुम्हारे अंदर तो मेरा डर इतना ज्यादा बैठ गया कि तुमने अपने जगह पर अपने बेटे को लंदन भेज दिया। संजय सिंघानिया कहता है कि तुम्हें इस बात का पता कैसे चला।
अयान कहता है कि यह भी कोई पूछने की बात है। तुझे बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हो तो तुम्हारे बारे में पल पल की जानकारी रखना मेरा काम है। अयान फिर उसके बाद कहता है कि अगर कहीं तुम्हारा बेटा लंदन में मारा गया तो तुम क्या कर लोगे। अयान की इस बात को सुनकर संजय सिंघानिया के दिमाग का फ्यूज उड़ गया था। संजय सिंघानिया कांपती हुई आवाज में कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अयान हंसते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं अभी जहां हूं वहां से लंदन बहुत दूर है। वैसे भी मेरी दुश्मनी तुझसे है, तेरे बेटे से नहीं। वैसे मैंने सुना है कि तेरा बेटा बहुत अयास किस्म का है। मैं तो तुम्हें बस चेतावनी दे रहा था कि अगर तुम्हारे बिजनेस का कोई दुश्मन हुआ तो लंदन में खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल करके तुम्हारे बेटे को आसानी से मार सकता है। संजय सिंघानिया कहता है कि मेरे बेटे की इतनी सिक्योरिटी है कि कोई उसके आसपास भटक भी नहीं सकता। अयान कहता है कि लेकिन अगर तुम्हारा बेटा किसी खूबसूरत लड़की को देखकर फिसल गया तो। संजय सिंघानिया फिर कांपती हुई आवाज में कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अयान मन ही मन सोचता है कि अब तू सस्पेंस में ही जी। उसके बाद अयान फोन काट देता है। अयान के फोन काटने के बाद संजय सिंघानिया का शरीर डर के मारे कांपने लगता है। डर की वजह से संजय सिंघानिया जल्दी से अपना फोन उठाता है और अपने बेटे को फोन लगाने लगता है। पहली बार में उसके बेटे ने फोन नहीं उठाया था। संजय सिंघानिया को अब डर लगने लगता है कि कहीं किलर एक्स ने उसके बेटे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। इससे पहले कि संजय सिंघानिया कुछ और सोच पाता उसके फोन पर उसके बेटे का कॉल वापस आ जाता है, जिसे देखकर संजय सिंघानिया की सांस में सांस आ जाता है। संजय सिंघानिया फोन उठाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि कहाँ थे तुम। प्रदीप सिंघानिया कहता है कि क्या हुआ डैड, आप चिल्ला क्यों रहे हो। संजय सिंघानिया इस बात को सुनकर शांत होते हुए कहता है कि वहां तुम सावधान रहना है क्योंकि तुम्हारे जान को खतरा है। प्रदीप सिंघानिया कहता है कि क्या बात कर रहे हो डैड, कौन मारने वाला है मुझे। संजय सिंघानिया कहता है कि तुम इस पूरे प्रोजेक्ट तक लड़कियों से दूर रहोगे। प्रदीप कहता है कि क्या बात कर रहे हो आप डैड, मुझे लड़कियों से कैसा खतरा। संजय सिंघानिया कहता है कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हें लड़कियों से खतरा है और मेरा ऑर्डर है कि तुम इस प्रोजेक्ट तक लड़कियों से दूरी बनाकर रखोगे। प्रदीप सिंघानिया कहता है कि ठीक है डैड, मैं कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद प्रदीप फोन काट देता है। उसके फोन काटने के बाद संजय सिंघानिया अपने आप से कहता है कि किसी भी कीमत पर इस किलर एक्स को ढूंढना होगा, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर वह नहीं पकड़ा गया तो शायद उसकी वजह से मेरी दिन का चैन और रात की नींद उड़ी ही रहेगी। गायकवाड़ खानदान पता नहीं क्या कर रहा है। वो लोग अपने आप को टॉप में लाना चाहते हैं लेकिन एक किलर को पकड़ नहीं पा रहा है। कैसे वो लोग टॉप में आएंगे और अगर आ भी गए तो बरकरार कैसे रहेंगे। दूसरी तरफ अयान रूम में घुसते हुए टीवी ऑन करता है लेकिन वहां आ रहे न्यूज को देखकर वह शौक के मारे फ्रीज हो जाता है। लंदन की पुलिस लंदन बैंक के सामने खड़ी थी और अंदर कुछ लोगों ने काफी लोगों को बंदी बना कर रखा था। अयान गौर से टीवी को देखने लगता है और अपने आप से कहता है कि यह मैटर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है। अच्छा हुआ कि मैंने अपना काम जल्दी कर लिया, वरना संजय सिंघानिया के जगह मैं ही सस्पेंस में मर जाता। यहाँ भी लोग बैंक लूटते हैं, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। अयान हंसते हुए फ्रेश होने जाने ही वाला होता है कि वहां आ रही अगली न्यूज से शौक के मारे फ्रीज हो गया था। अयान जल्दी से टीवी के पास पहुंच जाता है और गौर से उस आ रहे न्यूज को देखने लगता है। अयान देखता है कि वहां मौजूद सारे लोग एक तरफ हट जाते हैं और अंदर से सारे मशीन गन लिए हुए लोग अंदर के लोगों को गन पॉइंट पर लिए हुए निकल रहा था और पुलिस वालों को साइड करते हुए सारे लोग एक गाड़ी में बैठते हैं। बाकियों को छोड़ने के बाद वो लोग दो बंधकों को अंदर बैठा लेते हैं ताकि पुलिस उनका पीछा न कर सके। अयान देखता है कि एक गली में घुसने से पहले उन दोनों बंधकों को वो लोग गाड़ी से धक्का दे देते हैं और वहां से फरार हो गए थे। चूंकि उन लोगों ने अपने मुंह को ढक रखा था इसलिए कोई उनके बारे में जान नहीं पाया था। बैंक के अंदर से उसका मैनेजर बाहर निकलता है और मीडिया उसे घेरते हुए पूछती है कि अंदर लुटेरों ने क्या क्या और कितना लूटा था। मैनेजर जो जवाब देता है उसे सुनकर सिर्फ मीडिया वालों के ही नहीं बल्कि अयान का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। टू बी कंटिन्यूड। CH83 लॉकर नंबर 999। वह मैनेजर कहता है कि उन लोगों ने रुपए पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। उन लोगों ने बस एक लॉकर को तोड़कर उसके अंदर की चीजें निकालने की कोशिश की लेकिन वह लॉकर खाली निकला। मीडिया वाले पूछते हैं कि वह किसका लॉकर था। वह मैनेजर कहता है कि उस लॉकर का नंबर 999 था। वह लॉकर किसका है ये बताना हमारे पॉलिसीज के खिलाफ है। वह लोग सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज को उठाकर ले गए हैं। मीडिया वाले लोग और भी कुछ पूछना चाहते थे लेकिन वह मैनेजर वापस अंदर चला जाता है। लॉकर नंबर 999 का नाम सुनते ही अयान का दिमाग चकरा गया था। ये वही लॉकर था जिसके अंदर की सारी चीजों को अयान कुछ और पहले निकाल कर ले आया था। वह कौन लोग थे और क्यों पड़े थे लोकल नंबर 999 के पीछे। ये सब सोच सोच कर अयान का दिमाग खराब हो रहा था। अयान अपने आप से कहता है कि यह लॉकर तो मेरे पापा था लेकिन उसके पीछे कोई दूसरा क्यों और किस लिए पड़ा हुआ है। उस लॉकर में कहीं ऐसा कुछ तो नहीं था जिसकी किसी और को भी जरूरत है। अयान उसके बाद ये डिसाइड करता है कि वह जितनी भी चीजों को लेकर आया है उन सबको अच्छी तरीके से पढ़ेगा ताकि उसे पता चल सके कि वह लुटेरे किस चीज के पीछे पड़े थे। इससे पहले कि अयान कुछ कर पाता उसके दरवाजे पर तेज खटखटाहट होने लगती है। अयान जल्दी से उन चीजों को छिपा देता है और दरवाजे पर पहुंच जाता है। अयान दरवाजा खोलने से पहले की होल से देखता है और निराश हो जाता है।
स्नेहा को एक बार फिर से देखकर अयान उदास हो जाता है क्योंकि उसने उसे सुबह ही कहा था कि कल वह खुद उसके साथ जाएगा, लेकिन फिर से वह पहुंच गई। अयान फिर सोचता है कि अटकलें लगाने से ज्यादा अच्छा है उसे पूछ लेना कि वह फिर यहाँ क्या कर रही है। अयान दरवाजा खोलता है और उसके कहता है कि अब फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा। स्नेहा कहती है कि मेरे सर पर बेवकूफ लिखा हुआ है क्या? अयान उसकी बातों को सुनकर सरप्राइज हो गया था। अयान कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? स्नेहा अंदर आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। अयान मन ही मन सोचता है कि तुम्हें बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है, तुम तो पहले से ही बेवकूफ हो। अयान स्नेहा से कहता है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसके बारे में मुझे ही पता नहीं है। स्नेहा कहती है कि इतने भोले बनने की एक्टिंग मत करो। अयान कहता है कि पहले मैंने क्या किया है वह तो बताओ। स्नेहा कहती है कि तुम कल मेरे साथ चलने वाले थे ना? अयान कहता है कि हाँ बिल्कुल चलने वाला हूँ। स्नेहा कहती है कि कल सुबह सेमिनार है और शाम को मीटिंग, तो हम कब जाएंगे? अयान कहता है कि तब हम दोपहर में चलेंगे। स्नेहा कहती है कि मजाक करना बंद करो। अयान हंसते हुए कहता है कि कल मीटिंग तुम्हारे लिए है, मेरे लिए थोड़ी ना है। स्नेहा अयान का कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि ये तुमने सही नहीं किया। अयान कहता है कि मुझे क्या पता था कि वह मीटिंग तुम्हारे लिए भी है। स्नेहा कहती है कि मैं जिंदल ग्रुप्स की तरफ से यहाँ लीड हूँ, तो मेरे बिना वह मीटिंग कैसे होगी? अयान कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझे बताया ही नहीं। स्नेहा गुस्से से अपना पैर पटकती है और वहां से चली जाती है। अयान मन ही मन मुस्कुराता है और अपने आप से कहता है कि मुसीबत टली। अयान उसके बाद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद भी अयान यही सोच रहा था कि आखिर वह लोग कौन थे और लॉकर नंबर 999 के पीछे क्यों पड़े हुए थे। अयान उन सारी चीजों की तरफ देखता है जो वह लॉकर नंबर 999 से निकाल कर लाया था। अयान ये भी सोचता है कि उन लोगों ने सारे सीसीटीवी फुटेज ले गए, लेकिन उससे वहां यान को नहीं पकड़ सकते थे। अयान को बस एक ही बात खटक रही थी, क्योंकि उस बात की वजह से अयान पकड़ा जा सकता था। वह था लॉकर नंबर 999 के मालिक का नाम। उस लॉकर का मालिक कोई और नहीं बल्कि अयान का पिता ही था। अयान सोचता है कि जब उन लोगों ने जब लॉकर नंबर 999 के बारे में उस बैंक में पता किया होगा, तब पक्का मेरे पापा का नाम निकला होगा। अगर ऐसा हुआ है तब तो वह मेरे पापा के बारे में कुछ ही वक्त में सब कुछ पता लगा लेंगे। उन्हें ये बात की पता चल जाएगी कि मैं उनके परिवार में बचा हुआ इकलौता हूं जो उस लॉकर से सामान निकाल सकता था। अयान की नजर तभी टीवी के ऊपर जाती है जिसमें एक आदमी ब्रेकिंग न्यूज चिल्ला रहा था। जब वह ब्रेकिंग न्यूज देता है तब अयान के सर पर से यह टेंशन दूर हो जाता है कि अब वह पकड़ा जाएगा। वह आदमी कहता है कि हमें अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि लॉकर नंबर 999 के मालिक का नाम अजय मित्तल था। उनके बारे में अब बड़ी ई तक ज्यादा कुछ पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इनका संबंध भारत के एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार मित्तल खानदान से ताल्लुक है। लेकिन यहाँ सिर्फ अटकलें ही है, इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना अभी भी बाकी है। अयान ने यह नहीं देखा था कि उसके पिता का ये लॉकर किस नाम से है, लेकिन अपने पिता का नाम अजय मित्तल सुनकर वह थोड़ा शॉक जरूर हो गया था, लेकिन अब शायद उसे अपने माँ के डायरी के कहानियों पर विश्वास हो रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि हो न हो, लेकिन उसका मित्तल खानदान से जरूर कोई संबंध है। अयान के लिए अब लॉकर नंबर 999 एक पहेली बन गई थी जिसका जवाब उसके लाए गए चीजों में था। भारत में किसी जगह एक आदमी भागते हुए एक घर में आता है और रुककर आपने लगता है जब अपने सामने एक 70-75 साल के आदमी को बैठे हुए देखता है। वह कहता है कि सर, मुझे न्यूज मिली है कि लंदन से आपके बेटे अजय मित्तल के लॉकर से उसका सारा सामान कोई निकाल कर ले गया है। इसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए हैं। टू बी कंटिन्यूड। CH84 5 लोगों का ग्रुप। उस आदमी की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है कि क्या बात कर रहे तुम? मेरा बेटा तो मर चुका है, तो फिर उसके लॉकर से उसका सामान कोई कैसे निकाल सकता है? वह आदमी कहता है कि मैं सच बोल रहा हूं और लंदन के हुए हादसों को इस बूढ़े आदमी को दिखाने लगता है। वह आदमी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने ही मेरा बेटा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ इस आग में जल गया था। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि जल्दी से विवेक चक्रवर्ती को फोन लगाओ। उसकी बात सुनकर वह आदमी जल्दी से विवेक चक्रवर्ती को फोन मिलाने लगता है। कुछ ही देर के बाद विवेक चक्रवर्ती फोन उठाता है और कहता है हेलो। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जयंत मित्तल बोल रहा हूँ। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि इतने दिनों के बाद कैसे याद आ गई मेरी। जयंत मित्तल लंदन के सारे किस्सों को विवेक चक्रवर्ती को सुनाता है। उसे सुनकर तो विवेक चक्रवर्ती कुछ वक्त तक कुछ बोलता ही नहीं है। विवेक चक्रवर्ती की तरफ से कोई रिस्पांस ना आने की वजह से जयंत मित्तल कहता है कि तुम कॉल पर हो या नहीं। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि हाँ हूं, लेकिन तुम जो कह रहे हो वह कैसे हो सकता है? वो लोग तो आग में जल गए थे। जयंत मित्तल कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये बात न्यूज पर फैली हुई है जिस पर हमें भरोसा करना ही होगा। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि कल सुबह मृत्युंजय वहां जाने वाला है, तो मैं इसका पता लगाने की कोशिश करता हूँ। विवेक चक्रवर्ती उसके बाद फोन काट देता है और अपने आप से कहता है कि आखिर यह हो कैसे सकता है, वह लोग तो हमारे सामने ही जलकर मर गए थे। ये सब सोचते हुए विवेक चक्रवर्ती मृत्युंजय चक्रवर्ती को फोन लगाता है कि और उसे सारी बातें बताता है। मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि मैं पता लगाकर बहुत जल्द आपको बताता हूँ डैड। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि कल के बजाय तुम आज ही वहां के लिए निकल जाओ। मृत्युंजय चक्रवर्ती हाँ कहता है और फोन काट देता है।
उसके बाद मृत्युंजय चक्रवर्ती लंदन के लिए रवाना हो जाता है। प्राइवेट जेट होने की वजह से उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ही घंटों में वह लंदन पहुंच जाता है और वहां मौजूद अपने लोगों को लंदन बैंक में हुए हादसों के छानबीन में लगा देता है। सारे लोगों को इस काम में लगाने के बाद मृत्युंजय चक्रवर्ती उसी होटल में पहुंच जाता है जहां कल उसके लिए सेमिनार का आयोजन होने वाला था। होटल पहुंचने के बाद प्रदीप सिंघानिया, स्नेहा, अरुण सिंह जैसे बड़े लोग उसे रिसीव करने जाते हैं। प्रदीप सिंघानिया मृत्युंजय चक्रवर्ती से आज आने की वजह पूछता है तो मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए आज आना पड़ा है। मृत्युंजय चक्रवर्ती के आने की खबर पूरे होटल में फैल गई थी, इसलिए सारे लोग उसे देखने के लिए वहां पहुंच गए थे। अयान को भी इसकी खबर मिल गई थी तो उसने भी सोचा कि क्यों न एक बार मृत्युंजय चक्रवर्ती के दर्शन कर ही ली जाए। अयान अपने रूम से जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने वाले रूम से 5 लोग निकलते हैं और बाहर जाने लगते हैं। अयान ने देखा था कि उन लोगों ने अपने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था। अयान के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था उन लोगों के बारे में पता करने के लिए। अयान मन ही मन सोचता है कि मृत्युंजय चक्रवर्ती भागा थोड़े ही जा रहा है, उसे फिर कभी देख लूंगा। पहले तो मुझे इनके बारे में पता करना चाहिए। ये सोचने के बाद अयान सीधा उनके रूम में घुस जाता है। अयान के रहते वहां के सीसीटीवी कैमरों की इतनी औकात नहीं थी कि यह सब कैद कर सके। अयान अंदर जाकर देखता है कि वहां शराब के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। अयान को वहां बस एक सूटकेस मिला था जो पासवर्ड से लॉक्ड था। अयान के पास इतना वक्त नहीं था कि उस पासवर्ड को रिकॉर्ड करके उस सूटकेस को खोल सके। अयान अपने पॉकेट से एक चिप निकलता है जिसके जरिए अयान उन लोगों के बातों को दूर से भी सुन सकता था। अयान उस चिप को एक सेफ जगह पर लगा देता है ताकि उन लोगों की नजर न पड़े। उसके बाद अयान वहां से निकलकर मृत्युंजय चक्रवर्ती के दर्शन के लिए चला जाता है। अयान जब नीचे जाता है तो वहां काफी लोगों ने मृत्युंजय चक्रवर्ती को घेरा हुआ था। अयान को सीढ़ियों से मृत्युंजय चक्रवर्ती साफ साफ दिख रहा था। उसका शरीर कमाल का था जिसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। देखने से मृत्युंजय चक्रवर्ती की उम्र लगभग 30-32 साल थी। अयान अपने आप से कहता है कि यकीनन ये बांदा दिखने में काफी स्मार्ट है, तभी तो ये लड़कियों के बीच छाया रहता है। अयान नीचे जाकर उन 5 लोगों के बगल में खड़ा हो जाता है ताकि उनकी बातों को सुन सके। उनमें से एक कहता है कि यह सब क्या हो रहा है भाई। उनका जो लीडर था वह कहता है कि यह जगह इन सब बातों के लिए सही नहीं है, रूम में चलो। उसके बाद 5 लोग रूम की तरफ जाने लगते हैं। अयान भी उनके जाने के बाद अपने रूम में वापस आ जाता है। उस चिप की रेंज काफी ज्यादा नहीं थी। अयान अभी जिस जगह खड़ा था वो उस चिप के रेंज से बाहर थी। अयान जिस होटल में रुका था वह बहुत बड़ा था। मृत्युंजय चक्रवर्ती होटल के एक कोने और उन लोगों का रूम दूसरे कोने में था। इसलिए उस चिप के जरिए आवाज सुनने के लिए अयान का वापस अपने रूम में जाना जरूरी था। अयान ये जानने के लिए उत्सुक हो रहा था कि आप 5 लोगों का ग्रुप कौन और क्या है। ये लोग आखिर मृत्युंजय चक्रवर्ती को मारना क्यों चाहते हैं, वो भी इतनी भीड़ में जहां मृत्युंजय चक्रवर्ती के सेफ्टी के लिए लंदन की पुलिस और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी है। अयान अभी सोच रहा था कि अगर इन लोगों ने मृत्युंजय चक्रवर्ती को मारकर ये लोग इतने बड़े होटल से भागेंगे कैसे। टू बी कंटिन्यूड। CH-85 उसे बचाना होगा। अयान इन सब सवालों का पता लगाने के लिए उन लोगों के पीछे पीछे अपने रूम में पहुंच गया था। उसके बाद अयान अपना हेडफोन निकालता है और उनके बातों को सुनने लगता है। अयान को उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से एक फोन को स्पीकर पर रखकर बात कर रहा हो। अयान उसके बाद उनके बातों को गौर से सुनने लगता है ताकि वह इस बात का पता लगा सके कि इन 5 लोगों का मास्टरमाइंड कौन है। हे मिस्टर संजय सिंघानिया, ये सब क्या हो रहा है? मृत्युंजय चक्रवर्ती तो कल आने वाला था, तो आज क्यों आ गया है? संजय सिंघानिया कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जेम्स तुम्हें किसी भी कीमत पर मृत्युंजय चक्रवर्ती को खत्म करना है। जेम्स कहता है कि उसके बॉडीगार्ड्स ने पूरे होटल को अच्छी तरह से घेर रखा है, इसलिए उसे मारना मुश्किल लग रहा है। संजय सिंघानिया कहता है कि अगर तुम उसे मार पाए तो मैंने तुम्हें जितना पैसा एडवांस दिया है, काम होने के बाद मैं उतना पैसा एक्स्ट्रा दूंगा। जेम्स कहता है कि चिंता मत करो सिंघानिया साहब, कल मृत्युंजय चक्रवर्ती का काम तमाम हो जाएगा। लंदन में उसके लोगों और पुलिस के बीच ही हम उसे मौत के घाट उतारेंगे। इसका शिकार हम ऐसे करेंगे जैसे आज तक नहीं किया है। लंदन पुलिस भी अब तक हमें पकड़ नहीं पाए है और आगे भी वो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। संजय सिंघानिया कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे बॉस तुम्हें पैसों से नहला देंगे। उसके बाद जेम्स फोन काट देता है। अयान तो ये सुनकर इतना शॉक में चला गया था कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ वक्त के बाद अयान होश में आ जाता है और अपने आप से कहता है कि ओह तेरी, ये मैंने क्या सुना। संजय सिंघानिया और इस साजिश में इन्वॉल्व, ये साला तो काफी पहुंची हुई चीज है। मैं तो इसे छोटा समझ रहा था, लेकिन ये तो लंबी मछली निकला। अयान फिर सोचता है कि अगर मृत्युंजय चक्रवर्ती को कुछ हो गया तो ये डील या तो कुछ वक्त के लिए टल जाएगी या फिर कैंसिल हो जाएगी। दोनों सूरत में तो संजय सिंघानिया के कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस होगा। इसकी वजह से जिंदल ग्रुप्स और राव ग्रुप्स को भी भारी नुकसान होगा। अयान मन ही मन सोचता है कि जहां तक मुझे पता है, अगर यह डील हो गई तो संजय सिंघानिया भारत के टॉप 50 अमीरों की सूची में शामिल हो जाएगा, तो वह ऐसा करने पर क्यों तुला हुआ है। ये संजय सिंघानिया साला दिन प्रतिदिन मिस्टीरियस होता जा रहा है। इस बात से मुझे ये पता चला कि इसका भी कोई बॉस है। अयान फिर सोचता है कि मुझे 99% भरोसा है कि इस संजय सिंघानिया का बॉस कोई और नहीं बल्कि गायकवाड़ खानदान है।
मृत्युंजय चक्रवर्ती के मौत से सबसे ज्यादा फायदा तो गायकवाड़ खानदान को ही होने वाला है। मुझे लगता है उस दिन जंगल में हुए डील का इस मृत्युंजय चक्रवर्ती पर होने वाले हमले में जरूर कोई ताल्लुक है। संजय सिंघानिया की पहुंच अगर इतनी ही दूर तक है तब तो इसने मेरे पीछे भी काफी लोगों को लगा के रखा होगा। मुझे आगे जो भी करना होगा संभल कर करना होगा, वरना मैं ही कब मर जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे मृत्युंजय चक्रवर्ती को बचाना होगा, वरना अगर संजय सिंघानिया गायकवाड़ खानदान की मदद से चक्रवर्ती खानदान को उखाड़ देगा, जिससे मैं अपने असली पहचान के बारे में जान नहीं पाऊंगा। अयान उनके पूरे बातों को जानने के लिए आगे सुनना शुरू कर देता है। अयान सुनता है कि एक आदमी कहता है कि आपने उनके बातों को मान कैसे लिया जेम्स भाई? हम अपने साथ सिर्फ पिस्टल ही लाए हैं और इतने सिक्योरिटी के बीच मृत्युंजय चक्रवर्ती को मारना नामुमकिन है। जेम्स हंसते हुए कहता है कि तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? वह आदमी कहता है कि अब तो हम दूसरा कोई हथियार भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मृत्युंजय चक्रवर्ती के आने से सिक्योरिटी हद से ज्यादा हो गई है। जेम्स कहता है कि इस बॉक्स को देख रहे हो तुम लोग? एक आदमी कहता है कि क्या है इस बॉक्स में बॉस? जेम्स उस बॉक्स को खोलता है और सारे लोग कहते हैं कि क्या बात है बॉस स्नाइपर, लेकिन आप इसे कब लाए? जेम्स कहता है कि मैं इसे रूम बुक किया था, यानी कि तुम लोगों को बुलाने से भी पहले। सारे लोग कहते हैं कि अब तो बिल्कुल मरेगा मृत्युंजय चक्रवर्ती। सभी गैम्स अपने एक आदमी को कहता है कि मैंने तुम्हें एक और एग्जिट ढूंढने को कहा था, उसे ढूंढा क्या? एक आदमी कहता है कि हाँ बॉस, ढूंढ लिया है उस एग्जिट को। जेम्स पूछता है कि कहाँ है वह एग्जिट? वह आदमी कहता है कि पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए वहां एक छोटी लिफ्ट लगी हुई वर्कर्स के काम के लिए, जिसकी मदद से हम आसानी से भाग सकते हैं। जेम्स कहता बहुत अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन वहां मौजूद दरवाजे को खोलने का पासवर्ड तो पता कर लिया है ना? वह आदमी कहता है कि बिल्कुल बॉस, सबसे पहले इसी बारे में तो पता लगाया है। जेम्स कहता है कि जब पता लगा ही लिया है तो उस पासवर्ड को बता दो। वह आदमी कहता है कि उस दरवाजे का पासवर्ड 90,760 है। उसके अलावा उसके बगल में भी एक दरवाजा है जो वहीं खुलता है जहां वो लिफ्ट है, उसका पासवर्ड है 80,769। जेम्स कहता है कि अब सोने का वक्त है, क्योंकि कल हम एक खतरनाक मर्डर करने आसानी से भागने वाले हैं। दरअसल उस होटल में हर दरवाजे पर एक पासवर्ड लॉक था, जिसकी मदद से दरवाजों को कार्ड के अलावा स्पेशल केस में खोला जाता था। उसके बाद सारे लोग हंसने लगते हैं और शराब पीने लगते हैं। अयान समझ गया था कि सबसे पहले उसे उन दोनों दरवाजों का कुछ करना होगा ताकि ये लोग भाग ना सके। उसके बाद उसे इन 5 लोगों का कुछ करना होगा, वरना ये मृत्युंजय चक्रवर्ती को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अयान ये सब सोच ही रहा होता है, अचानक उसके दरवाजे पर एक तेज खटखटाहट शुरू हो जाती है। वह खटखटाहट इतनी तेज थी कि अयान एक वक्त के लिए डर जाता है, लेकिन फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। टू बी कंटिन्यूड। CH-86 तलाशी। अयान अपने दरवाजे पर हो रही तेज खटखटाहट की वजह से परेशान होकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। अयान को ऐसा लग रहा था जैसे फिर से स्नेहा उसे परेशान करने आ गई हो। लेकिन जब अयान दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने स्नेहा की जगह कई गार्ड्स दिखते हैं, जिनके हाथ में बंदूक थी। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे जो उनके साथ खड़े थे। कुछ होटल के स्टाफ भी उनके साथ थे। अयान उन्हें देखते हुए कहता है कि कहिए क्या काम है? एक हट्टा कट्टा आदमी कहता है कि हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। अयान उससे कहता है लेकिन किस लिए आपको तलाशी लेनी है? उस होटल का स्टाफ कहता है कि आपके बगल के बगल वाले कमरे को मृत्युंजय चक्रवर्ती के लिए बुक किया गया है, इसलिए हम इस फ्लो की तलाशी ले रहे हैं ताकि उनके जान को कोई खतरा न हो। उसके बाद वह हट्टा कट्टा आदमी कहता है कि अगर तुम कॉपरेट करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक होगा। वह आदमी अयान को अपने शब्दों से धमकाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे अयान पर ही शक हो रहा था, जैसे अयान का इरादा मृत्युंजय चक्रवर्ती को नुकसान पहुंचाने का है। अयान उसके आंखों को अपने ऊपर गड़ा हुआ देखकर हंसते हुए कहता है कि मुझे दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से रूम चेक कीजिए। अयान बस अपने आप को उस आदमी के नजरों पर चढ़ने नहीं देना चाहता था, वरना फ्यूचर में वह उसे ही शक की नजरों से देखने लगता। अयान के इतना कहने के बाद 8 से 10 लोग अंदर घुसते हैं और पूरे रूम की मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसके बाद सारे लोग वहां से अयान के सामने वाले रूम में चले जाते हैं। अयान को बस इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उसका आवाज सुनने वाला माइक वाला चिप इनके हाथ न लग जाए। अयान की होल से सब देख रहा था। कुछ वक्त के बाद सारे लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं मिला सर, ये पूरा फ्लो सेफ है। अयान इस बात को सुनकर खुश के साथ साथ शॉक भी हो गया था। अयान को खुशी थी कि उसका माइक वाला चिप पकड़ा नहीं गया। अयान को शौक इस बात का था कि उसके सामने वाले रूम में काफी पिस्टल और स्नाइपर गन होने के बावजूद भी वो लोग पकड़े नहीं गए। अयान सोचने लगता है कि वो 5 लोग कैसे नहीं पकड़े गए। अयान फिर सोचता है कि वो लोग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल किलर्स हैं, तो ऐसे छोटे मोटे चीजों से बचना तो इनके बाएं हाथ का खेल होगा। अयान उसके बाद आधी रात को उस होटल के सिस्टम में इंटर करता है और उन दोनों दरवाजों के इमरजेंसी पासवर्ड लॉक के पासवर्ड को बदल देता है। अयान ने पहले दरवाजे के पासवर्ड को 90,760 से बदलकर 10,001 कर दिया था और दूसरे दरवाजे के पासवर्ड को 80,769 से बदलकर 20,002 कर दिया था। अयान को तभी अपने सामने वाले रूम का भी पासवर्ड पता चल जाता है, जो था 10,123। अयान के लिए कुछ चीजें अब आसान हो गई थी। अयान सुबह जल्दी उठ गया था क्योंकि लगभग 8 बजे सेमिनार शुरू होने वाला था। अयान हर वक्त उन 5 लोगों के बातों को सुन रहा था कि उन लोगों की प्लानिंग क्या है। आखिरकार 8 बज गया था और सेमिनार शुरू ही होने वाला था।
चूंकि अयान को इसके कंपनी एक एकाध लोग जानते थे और स्नेहा उसे जानती थी। इसके अलावा अयान क्या कर रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। अयान भी तैयार होकर सेमिनार में पहुंच गया था। चूंकि सेमिनार रूम उन 5 लोगों के सामने था इसलिए अयान आसानी से उनके बातों को सुन सकता था। अयान जानता था कि उसके कंपनी के कलीग उससे काफी सीनियर थे इसलिए उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, और रही बात स्नेहा की तो उसे इस पूरे सेमिनार में एक इंपॉर्टेंट रोल था इसलिए वह सेमिनार को छोड़ नहीं सकती थी और अयान के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं होने वाला था। अयान अब अपने प्लान को उनका प्लान सुनकर डिजाइन करने वाला था। अयान को उसके बाद अपने कानों में उन लोगों के बात करने की आवाज आने लगती है। जेम्स अपने लोगों से कहता है कि तुम चारों इस सेमिनार के लोगों में घुल मिल जाओ और मुझे मृत्युंजय चक्रवर्ती और उसके बॉडीगार्ड्स के हर मूवमेंट के बारे में बताते रहना। पुलिस को मृत्युंजय चक्रवर्ती के पास जाने की इजाजत नहीं है तो उन्हें मत देखना। बाकी के चारों लोग कहते हैं कि ठीक है बॉस। उसके बाद अयान देखता है कि चारों लोग एक के बाद एक सीढ़ियों से उतरकर सेमिनार में शामिल हो जाते हैं। अयान लगभग आधे घंटे तक इंतजार करता है जब मृत्युंजय चक्रवर्ती उस सेमिनार में माइक थामता है। अयान उसके बाद अपने फोन से सारे कैमरों में पिछले आधे घंटे के फुटेज को रिपीट करने लगता है और उसे अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इतना वक्त काफी था। अयान उसके बाद धीरे धीरे उन 5 लोगों के रूम की तरफ जाने लगता है। उस होटल के सारे लोग या तो उस सेमिनार में थे या फिर सोए छोटे ओए थे। अयान को वहां कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे ही चलने के बाद अयान आखिरकार उन 5 लोगों के कमरे के बाहर पहुंच गया था और उस रूम के कीहोल से देखता है कि जेम्स नाम का सुपारी किलर अपने स्नाइपर गन से निशाना साधने में व्यस्त था। अयान अपने आप को कहता है कि इस बेचारे को लगता है कि यहाँ वो शिकार करने आया है, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि आज यहाँ मैं खुद आया हूँ इसका शिकार करने, यानी कि ये मेरा शिकार बनने आया है। अयान जेम्स के रूम को पासवर्ड से खोलता है और धीरे से दरवाजे को खोलता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है। जेम्स तो अपने लोगों से बात कर रहा था और अपने गन से निशाना साधने की कोशिश कर रहा था। अयान उसके फोन को बेड पर देखता है जिसमें एक कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा था। टू बी कंटिन्यूड। CH-87 जेम्स का टॉर्चर। अयान अपने ग्लव्स निकालता है और वहां पर मौजूद शराब के कुछ बोतल को सावधानी से उठाता है और सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस कॉल को म्यूट करता है और जेम्स की तरफ बढ़ने लगता है। अपने कॉल के इस तरीके से बंद हो जाने की वजह से जेम्स अपने जगह से उठता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो अयान उसके सर पर 2 बोतलों को फोड़ देता है। अपने सर पर बोतलें फूट जाने की वजह से जेम्स अपने सर को पकड़ लेता है जिसमें कांच के काफी टुकड़े घुस गए थे और खून निकलना शुरू हो गया था। जेम्स अयान को गुस्से भरी निगाहों से देखता है और उसके तरफ लपका ही था कि अयान बगल में हट जाता है। जेम्स नीचे गिर जाता है। अयान उसके सर पर अपने पैर को रखकर उसे मसलने लगता है जिसकी वजह से जो टुकड़ा बाहर की तरफ था वो भी अंदर चला जाता है। जेम्स की एक जोरदार चीख निकलती है लेकिन उसके रूम के आसपास किसी के न होने से उस चीख को कोई सुन नहीं पाता। जेम्स दर्द भरी आवाज में इंग्लिश में पूछता है कि कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। अयान भी इंग्लिश में कहता है कि सच कहो तो मेरा नाम जानकर तुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुझे जिस संजय सिंघानिया ने सुपारी दी है न वह मेरा दुश्मन है तो उसका प्लान फेल करना मेरा मकसद है। जेम्स कहता है कि मृत्युंजय चक्रवर्ती को तुम बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अयान कहता है कि मुझे तेरे जैसे लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अयान उसके बाद उसके सर के पीछे एक वार करता है और उसे सोफे पर बिठाता है और उस रूम के पर्दों को निकलने लगता है। अयान उसके बाद जेम्स को अच्छी तरह से बांध देता है और उसे होश में लाता है। जेम्स होश में आते ही कुछ बोलना चाहता था लेकिन मुंह बंदे होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। उसके मुंह से सिर्फ हु जैसी आवाजें आ रही थी। अयान कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी नजर उसके फोन पर जाता है जहां कॉन्फ्रेंस कॉल अभी भी चल रहा था। अयान उस कॉल को म्यूट से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि क्या हुआ बॉस, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, हम ऊपर आ रहे हैं। अगर वह लोग ऊपर आ जाते तो अयान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाने वाली थी। अयान भी इंग्लिश में जेम्स के जैसा ही कहता है कि तुम लोगों को ऊपर आने की जरूरत नहीं है। वह दरअसल स्नाइपर सेट करने के लिए ब्लूटूथ को थोड़ा साइड में रखा हुआ था। वह लोग कहते हैं कि हमें लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। अयान कहता है कि सब ठीक है और तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। वे लोग कहते हैं कि ठीक है बॉस। अयान फिर से फोन म्यूट कर देता है और जेम्स की तरफ देखने लगता है। अयान जेम्स की तरफ देखना छोड़कर सबसे पहले जाकर अपने उस माइक वाली चिप को निकाल लेता है क्योंकि वह अयान के लिए काफी जरूरी चीज थी जिसकी अयान को भविष्य में भी जरूरत पड़ने ही वाली थी। अयान को चिप निकालते हुए देखकर जेम्स अपनी आंखें बड़ी किए हुए उसे देखने लगता है। अयान उसे देखते हुए कहता है कि ऐसे मत पगले, प्यार हो जाएगा। अयान उसके करीब जाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं, लेकिन क्या है न मेरे पास जवाब देने का वक्त नहीं है। अयान जेम्स को देखते हुए कहता है कि अब मैं तेरी जो हालत करने वाला हूं उससे तू धीरे धीरे मरते हुए मरेगा। अब से लेकर मरने तक यही सब सोचते रहना कि मैं कौन हूं और मैंने तुझे क्यों मारा है और मेरा इन सब से क्या लेना देना है। जेम्स की आंखों में अब डर दिख रहा था क्योंकि अयान ने उस टूटे हुए बोतल के एक बड़े से टुकड़े को हाथ में उठा रखा था। अयान देखते हुए कहता है कि तू अब यही सोच रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अयान आगे कहता है कि मेरे हिसाब से बताने से ज्यादा अच्छा है मैं तुझे करके दिखाऊं। अयान एक स्माइल करता है और उसके दोनों हाथों के नसों को कर देता है जिसकी वजह से उसके हाथों से गाढ़े खून का फव्वारा निकलने लगता है। जेम्स इस दर्द की वजह से छटपटाने लगता है लेकिन बंधे हुए होने की वजह से वह इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था।
वह जब छटपटाना काम करता है तो अयान उसके पैरों और लगी जगहों को काट देता है जहां नसें पाई जाती है। ऐसा होने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर को लाल रंग से रंग दिया हो। जेम्स चीखना तो चाहता था लेकिन अयान ने उसे ऐसा बंधा था कि वह चाहकर भी हिल नहीं सकता था। अयान अपने आप को जेम्स के करीब ले जाकर कहता है कि इतना ही दर्द उन परिवारों को होता है जब उनके किसी अपने को मार डालते हो। इस बात को कहते हुए अयान को अपने परिवार की याद आ गई थी। अयान उसके बाद जेम्स का गला काट देता है और उसे बिना देखे स्नाइपर गन की तरफ देखने लगत है। अयान इस नजारे को देखकर शॉक हो गया था। अयान को लगा था कि वहां सिर्फ एक ही स्नाइपर गन था लेकिन वहां दो स्नाइपर गन देखने के बाद अयान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। अयान तभी देखता है कि उन स्नाइपर गन को दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता था। अयान जल्दी से अपने फोन में एक्सेस लेता है और वापस नीचे आ जाता है। अयान नीचे आते ही जेम्स के लोगों को देखता है जो वहीं पर थोड़ी दूर पर बैठे हुए थे। चूंकि अयान सबसे पीछे था इसलिए इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। अयान सोचता है कि अब मैं क्या करूं जिसकी वजह से वह सब हो जाए जो मैं चाहता हूं। टू बी कंटिन्यूड। CH-88 कैसी हैवानियत है ये। अयान चाहता था कि मृत्युंजय चक्रवर्ती मरे भी नहीं, ये डील हो भी नहीं और संजय सिंघानिया को सबक भी मिल जाए। अयान सबसे पहले एक स्नाइपर गन को प्रदीप सिंघानिया के कंधे की तरफ एम करता है और दूसरे स्नाइपर गन को मृत्युंजय चक्रवर्ती के कंधे की तरफ। अयान के हिसाब से प्रदीप सिंघानिया को गोली मरना संजय सिंघानिया के लिए एक सबक होगा। मृत्युंजय चक्रवर्ती के कंधे पर गोली लगने से इस डील का कैंसल या पोस्टपोन होना पक्का था। अयान ये सब सोचने के बाद वहां के CCTV कैमरों को बंद कर देता है। CCTV कैमरे के बंद होने की वजह से सारे गार्ड्स अलर्ट होकर बाकियों को बताने ही वाले थे कि अचानक 2 गोलियां चलने की आवाज आती है जो सीधे मृत्युंजय चक्रवर्ती के कंधे पर लगती है लेकिन प्रदीप सिंघानिया के दिल के काफी पास गोली लग गई थी। जिस वक्त अयान ने गोलियां चलाई थी उस वक्त प्रदीप सिंघानिया अपने बगल में खड़ी हुई स्नेहा की तरफ झुका हुआ था जिसकी वजह से बेचारे को दिल के काफी पास लग गई थी। उन्हें गोली लगते ही सारे लोग नीचे झुक जाते हैं और उसके बाद सारे गार्ड्स मृत्युंजय चक्रवर्ती और प्रदीप सिंघानिया को घेर लेते हैं। अयान फिर से उस गन को जेम्स के लोगों की तरफ एम करके उन्हें भी शूट कर देता है। अयान ने 2 लोगों के सर में गोली मार दी थी जिसकी वजह से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। 2 बचे हुए आदमी पिस्टल निकालकर लहराने लगते हैं और मृत्युंजय चक्रवर्ती की तरफ शूट कर देते हैं जिसकी वजह से मृत्युंजय चक्रवर्ती के पैर में गोली लग जाती है। उसके ऐसा करते ही सारे गार्ड्स और पुलिस वाले उन्हें गोलियों से भून डालते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उस जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां से गोलियां चली थी। गार्ड्स के सेफ्टी के अंदर मृत्युंजय चक्रवर्ती और प्रदीप सिंघानिया को वह लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं और इधर जो लोग झुके हुए थे वह अब धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहे थे। अयान ने अपने फोन से सारे एक्सेस को हटा दिया था ताकि अगर कोई उसका फोन चेक भी करे तो किसी को कुछ हाथ न लगे। पूरे होटल को पुलिस ने घेर लिया था और सारे दरवाजों को बंद कर दिया था ताकि कोई आ जा न सके। मृत्युंजय चक्रवर्ती पर हमला कोई छोटी बात नहीं थी। मृत्युंजय चक्रवर्ती पर हमला यानी कि लंदन पुलिस की सुरक्षा में एक भारी चूक थी। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद किसी ने मृत्युंजय चक्रवर्ती को शूट कर दिया था। इसका असर काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। पूरे होटल की तलाशी शुरू हो गई थी और सारे लोग जो सेमिनार में थे उन्हें एक जगह सुरक्षित रखा गया था जहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे ताकि उन्हें बचा सके। मृत्युंजय चक्रवर्ती का वह हट्टा कट्टा गार्ड भी वहीं खड़ा था ताकि उन लोगों के बारे में जान सके जिन्होंने ये कारनामा करने की नाकाम कोशिश की थी। लगभग लोग डरे हुए थे क्योंकि शायद काफी लोगों ने आज तक ऐसा खून खराबा शायद अपने जिंदगी में नहीं देखा था। अयान तो ऐसे सहम गए थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। सारे लोग एक दूसरे के पास ही थे। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है और अपने सीनियर से कहता है कि सर CCTV से कुछ नहीं मिला। वह सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वह पुलिस वाला कहता है कि किसी ने CCTV कैमरों के साथ छेड़छाड़ करके घटना के आधे घंटे पहले को फुटेज के जगह पर पहले वाले फुटेज को ही रिपीट कर दिया है। जब गोली चली तब का तो फुटेज ही नहीं है। वह सीनियर ऑफिसर कहता है कि ये लोग शायद काफी समय पहले से ही प्लान बनाकर बैठे हुए थे। तभी वहां एक और पुलिस वाला आता है और कहता है कि हमें गन मिल गया है लेकिन आपको हमारे साथ चलना चाहिए। वह सीनियर ऑफिसर और मृत्युंजय चक्रवर्ती का वह हट्टा कट्टा गार्ड उस पुलिस वाले को फॉलो करने लगते हैं। कुछ ही वक्त में वो लोग जेम्स के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। वह पुलिस वाला कहता है कि अंदर की हालत ऐसी है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता था इसलिए यहां लेकर आया हूं। उसके बाद वह पुलिस वाला दरवाजा खोलता है और अंदर का नजारा देखकर दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अंदर एक आदमी सोफे से बंधा हुआ था और उसका पूरा शरीर लाल रंग से रंग गया था। पूरे फ्लोर पर खून ही फैला हुआ था जैसे किसी ने वहां खून का झील बना दिया हो। इसे देखकर दोनों होश में आ जाते हैं और मृत्युंजय चक्रवर्ती का वह हट्टा कट्टा गार्ड जिसका नाम मनोज था वह पूछता है कि यह आदमी कौन है। वह पुलिस वाला कहता है कि इसका नाम जेम्स है। यह एक सुपारी किलर है। बड़े बड़े और अमीर लोगों की सुपारी लेकर उनका खून करता था। काफी बड़ी हस्तियों को भी मार चुका है लेकिन आज तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया लेकिन यहाँ तो किसी ने इसका ही खून कर दिया। उसके बाद वह पुलिस वाला कहता है कि यहाँ देखिए सर 2 स्नाइपर गन सेट है और गोली इसी से चली है। किसी ने इसे दूर से कंट्रोल करके गोलियां चलाई है। ताज्जुब की बात है कि यहाँ मर्डर करने वाले का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हो। इसका फोन भी मिला है लेकिन सब साफ हो चुका है फोन से। वह सीनियर ऑफिसर कहता है कि कैसी हैवानियत दिखाई है उस किलर ने।
देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी की जाति दुश्मनी थी जेम्स से, वरना नॉर्मल किलर्स इतनी बेरहमी से नहीं मारते। मनोज भी कहता है कि लेकिन मारा किसने आखिर? अगर किलर की इससे दुश्मनी थी तो मृत्युंजय सर पर गोली क्यों चलाई? प्रदीप सिंघानिया पर भी क्यों गोली चलाई उसने? जितनी जल्दी हो सके आप इसका पता लगाए। वह ऑफिसर कहता है कि आसपास जिनका कमरा है उनसे पूछताछ करो, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। टू बी कंटिन्यूड। CH-89 संजय सिंघानिया का शक। अपने सीनियर से ऑर्डर मिलने के बाद सारे पुलिस वाले उन लोगों को ढूंढने लगते हैं जिनका कमरा जेम्स के कमरे के आसपास था। उनका एक ऑफिसर जेम्स के कमरे में ठहरने वालों को लिस्ट लाता है और कहता है कि इस कमरे में 5 लोग ठहरे हुए थे। वह सीनियर ऑफिसर कहता है कि बाकियों को भी ढूंढो। वह पुलिस वाला कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे जो 4 लोग मरे हैं वे वही थे। वह सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम अच्छी तरीके से इस जगह को तलाशी लो और मुझे जल्दी रिपोर्ट करो। वह सीनियर ऑफिसर उसके बाद मनोज के साथ नीचे आ जाता है और एक एक करके उन सारे लोगों को अलग अलग कमरों में ले जाकर पूछताछ करने लगते हैं जिनका कमरा जेम्स के कमरे के आसपास था। चूंकि अयान का कमरा जेम्स के कमरे के सामने था तो उसे भी इंट्रोग्रेशन के लिए ले जाया गया था। वहां किसी पर भी रहम नहीं दिखाई गई थी क्योंकि मृत्युंजय चक्रवर्ती के सामने उन सारे लोगों की कोई औकात नहीं थी। स्नेहा भी उसी फ्लो पर थी, इसलिए उसे भी इंट्रोग्रेशन के लिए ले जाया गया था क्योंकि जिंदल ग्रुप तो वह सूखा पत्ता था जिसे चक्रवर्ती खानदान अगर मसल देता तो वो लोग चूर चूर हो जाते। अयान को अंदर ले जाने के बाद एक ऑफिसर अयान को जेम्स की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि तुम इसे जानते हो? अयान कहता है कि यह आदमी मेरे सामने वाले कमरे में रुका हुआ है। वह ऑफिसर कहता है कि रुका हुआ है नहीं था। अयान कहता है कि मतलब क्या है आपका? वह ऑफिसर कहता है कि इसका खून हो गया है। अयान कहता है कि क्या बात कर रहे? वह ऑफिसर आगे कहता है कि तुम्हें याद कैसे है कि यह तुम्हारे सामने वाले रूम में ठहरा हुआ है? अयान कहता है कि मैंने इसे उस रूम कुछ लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा था। वह ऑफिसर कहता है कि कब देखा था? अयान कहता है कि जब होटल में हल्ला हुआ कि मृत्युंजय चक्रवर्ती आए हैं तो वे लोग भी मेरे सामने ही निकलकर उन्हें देखने के लिए गए थे। अयान कहता है कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। वह ऑफिसर कहता है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है इसलिए कंफर्म करना पॉसिबल नहीं है। तभी उसके बगल में खड़ा हुआ एक और ऑफिसर कहता है कि यह जो बता रहा है वह पूरे हमारे पास है। वह ऑफिसर कहता है कि क्या बात कर रहे हो? वह ऑफिसर आदमी कहता है कि यह घटना कल रात की है जिसका फुटेज हमारे पास है। उसके बाद वह फुटेज शुरू कर देता है और बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा अयान ने बताया था। वह ऑफिसर आगे पूछता है कि तुम आज पूरे वक्त कहाँ थे? अयान कहता है कि मैं सेमिनार में था। उसके बाद वह ऑफिसर अयान को जाने के लिए कहता है और अयान वहां से जाने लगा था। अयान रुकते हुए पूछता है कि मेरा फोन वापस कब मिलेगा? वह ऑफिसर कहता है कि हर फोन को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद कुछ घंटों के बाद लौटा दिया जाएगा। अयान ठीक है कहता है और वहां से बाहर आ जाता है। लगभग 2 घंटों तक इंट्रोग्रेशन के बाद उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। अयान को अपने फोन की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसके फोन से कोई कुछ पता कर ले ये उनके औकात के बाहर था। कुछ देर के बाद अयान और बाकी लोगों को उसका फोन वापस कर दिया जाता है। कुछ देर तक हॉल में रहने के बाद लंदन की पुलिस सारे लोगों को कहती है कि तुम लोग तब तक लंदन नहीं छोड़ोगे जब तक हम नहीं चाहते। उसके बाद कुछ लोगों को छोड़कर सारे पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अयान को दूसरे रूम में जगह दी गई थी क्योंकि वहां के आसपास के लगभग रूम को लंदन पुलिस ने सील कर दिया था। स्नेहा को अयान के बगल वाला रूम अलॉट कर दिया गया था जिसकी वजह से अयान थोड़ा नाखुश हो गया था। अयान उससे जितना दूर भागता था वह उसके उतना ही करीब आती जा रही थी। लगभग 3 दिनों तक वैसा ही चलता है और उसके बाद भी लंदन पुलिस के कुछ हाथ नहीं लगता। काफी लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से लंदन पुलिस ने लोगों को वापस इंडिया आने की इजाजत दे दी थी। अयान भी वापस आने के लिए निकल चुका था। अयान को पता चला था कि मृत्युंजय चक्रवर्ती अब खतरे से पूरी तरीके से बाहर था, लेकिन प्रदीप सिंघानिया के दिल को छूकर गोली निकली थी जिसकी वजह से वह मरने के कगार पर पहुंच चुका था। प्रदीप सिंघानिया को लंदन के बड़े बड़े डॉक्टर्स के देखरेख में रखा गया था। संजय सिंघानिया को जैसे ही पता चला कि उसके बेटे को गोली लगी है तो वह उसी वक्त लंदन पहुंच गया था। काफी मशक्कत के बाद प्रदीप सिंघानिया बच गया था। अयान को इस बात का दुख था क्योंकि भले ही प्रदीप सिंघानिया अयाश किस्म का था लेकिन अयान के फैमिली के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं था। अयान उसके कंधे पर गोली चलाना चाहता था लेकिन प्रदीप की गलती की वजह से ही उसे गोली लगी थी। अयान बेचारा इसमें क्या कर सकता था। संजय सिंघानिया को जब पता चला कि जेम्स और उसके लोगों का किसी ने खून कर दिया तो उसका दिमाग एक ही बात को सोच सोचकर खराब हो गया था। संजय सिंघानिया सोच रहा था कि अगर किसी ने जेम्स को मार दिया तो फिर उसने मृत्युंजय चक्रवर्ती को गोली क्यों मारी। संजय सिंघानिया आगे सोचता है कि उससे भी बड़ी बात है कि इस किले ने मेरे बेटे को क्यों गोली मारी। उसकी वजह से मेरा बेटा आज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। तभी संजय सिंघानिया के दिमाग में एक ख्याल आता है और उसे शक होने लगता है तो वह अपने आप से कहता है कि कहीं वह किलर एक्स तो नहीं था ना। टू बी कंटिन्यूड। CH-90 नैनोबॉट्स पर कब्जा। संजय सिंघानिया इस सोच में पड़ा हुआ था और अयान वापस मुंबई पहुंच गया था। अयान आते ही संजय सिंघानिया को फोन लगाते ही कहता है कि क्या सुन रहा हूं मिस्टर संजय सिंघानिया, आपके बेटे को किसी ने गोली मार दी है। संजय सिंघानिया डरी हुई आवाज में कहता है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ भी है ना। अयान कहता है कि मेरी पहुंच अगर लंदन तक की होती तो मैं तेरे बेटे के खोपड़ी में शूट करता। मैंने तो सुना है कि किसी ने उसके दिल के काफी पास गोली मारी है।
संजय सिंघानिया कुछ कहने ही वाला होता है कि अयान कहता है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अयान आगे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यह शायद तुम्हारा ही कोई बिजनेस सेटअप था। संजय सिंघानिया गुस्से भरी आवाज में कहता है कि तुम्हारे हिसाब से मैंने अपने बेटे को मारने की कोशिश की है। अयान कहता है कि गुस्सा मत हो, लेकिन मेरे हिसाब से तुमने अपने बेटे और मृत्युंजय चक्रवर्ती पर हमला करवाया ताकि तुम्हारे बेटे को भी मृत्युंजय चक्रवर्ती के साथ लाइमलाइट मिले और तुम्हारे कंपनी को फायदा हो। अयान के इस बात को संजय सिंघानिया को अंदर तक गुस्से से भर दिया था। अगर अयान अभी संजय सिंघानिया के सामने होता तो संजय सिंघानिया अयान का गला दबाकर उसे मार डालता। संजय सिंघानिया अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहता है कि अगर तू मेरे सामने होता ना तो पक्का मैं तुझे यहाँ कुत्ते की मौत मारता। अयान संजय सिंघानिया की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तू बस अपने उन नैनोबोट्स मच्छरों को बचाने के बारे में सोचो। अयान के इस बात को सुनकर संजय सिंघानिया अंदर तक हिल गया था और आखिरकार उसे अयान यानी कि किलर एक्स का प्लान समझ में आ गया था। संजय सिंघानिया को तो पहले ऐसा लगता था कि किलर एक्स को शायद पता चल गया था कि मृत्युंजय चक्रवर्ती पर हमला करवाने के लिए उसी ने भेजा था, लेकिन किलर एक्स की बातों को सुनकर संजय सिंघानिया को ऐसा लग रहा था कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है, बस वह अंदाजा लगा रहा है। संजय सिंघानिया अपने नैनोबॉट्स मच्छरों को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था ताकि वह गायकवाड़ खानदान से अपने परिवार और बिजनेस को बचा सके। किलर एक्स के धमकी के बाद संजय सिंघानिया जल्दी से उन लोगों को फोन मिलाता है जिन्हें गायकवाड़ खानदान ने उसकी मदद के लिए भेजा था। उनके फोन उठाते ही सामने से एक आदमी कहता है कि कहिए सर, किस लिए याद किया। संजय सिंघानिया डर की आवाज में कहता है कि मुझे किलर एक्स ने धमकी दी है कि वह आज उस सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए फिर से साइबर अटैक करने वाला है। सामने से वह आदमी कहता है कि आप चिंता मत कीजिए सर, हमारे पास अब तक के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है जो रिवर्स हैकिंग में भी माहिर है। अगर वह किलर एक्स किसी भी तरीके के साइबर अटैक अटेम्प्ट करेगा तो आज पकड़ा जाएगा। संजय सिंघानिया कहता है कि आप लोग संभाल तो लोगे ना, क्योंकि मैं अपने बेटे को यहाँ मरता हुआ छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। वह आदमी कहता है कि हमारे रहते कोई भी आपके सिस्टम में घुस भी नहीं पाएगा। संजय सिंघानिया रिलैक्स होकर फोन काट देता है और अपने सामने मौत से जूझ रहे बेटे को देखने लगता है। वह अपने बेटे के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे बेटे जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है उसे मैं ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। अयान अब अपने घर आ गया था और अच्छे तरीके से अपने घर को चेक करता है ताकि उसे इस बात का पता चले कि कहीं उसके घर में भी कोई नैनोबॉट मच्छर मौजूद तो नहीं है। काफी देर तक चेक करने के बाद आखिरकार अयान को अपने घर के एक कोने में वह नैनोबॉट मच्छर मिल ही जाता है जो मकड़ी के जालों के पीछे छिपाया गया था। चूंकि वह मच्छर अयान के हॉल में था, इसलिए अयान अपने रूम में जाता है और अपना लैपटॉप निकाल कर हैकिंग शुरू कर देता है। अयान को पहले ही उसके सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल गया था, इसलिए वह डायरेक्ट अटैक शुरू कर देता है। कोई अयान का लोकेशन न जान ले, इसलिए अयान ने अनट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस को इस्तेमाल किया था। संजय सिंघानिया के लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला कि कोई उनके सिस्टम में घुस चुका था। अयान को पूरी तरीके से उन 10 नैनोबॉट्स का पूरा एक्सेस मिल गया था। एक नैनोबॉट अयान के भी घर में था और 3 और नैनोबॉट्स किसी के घर में थे, लेकिन बाकी के 6 नैनोबॉट्स का अब तक संजय सिंघानिया ने इस्तेमाल नहीं किया था। अयान उन सारे नैनोबॉट्स को अपने घर के पास बुला लेता है और उसे अपने छत पर छुपा देता है। अयान उसे कुछ वक्त तक छुपा कर रखना चाहता था क्योंकि अपने नैनोबॉट्स के गायब होने पर वह पागल हो जाने वाला था। अयान संजय सिंघानिया को यह दुख भरी खबर देने से पहले उन सारे नैनोबॉट्स को हैक करके उसके पूरे सिस्टम को रिफ्रेश करके उसे अपने तरीके से नए नए सॉफ्टवेयर से भर देता है ताकि उसे और एडवांस बना सके। अयान मन ही मन कहता है कि अब संजय सिंघानिया का मुंह देखने लायक होगा। अयान के इस काम की वजह से वहां संजय सिंघानिया के ऑफिस में सारे मौजूद लोगों ने उस सिस्टम से सारे एक्सेस को खो दिया था। जैसे ही वहां के लोगों को पता चला कि वह सॉफ्टवेयर हैक होने के बजाय चुरा लिया गया है तो उनका दिमाग खराब हो गया। वह लोग यही सोचने में मग्न हो गए थे कि कोई उनके सिस्टम में कब घुसा और कब सिस्टम से सॉफ्टवेयर को गायब कर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। काफी देर तक हर तरीके से सारे सिस्टम को खंगालने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्हें तो अब ऐसा लगने लगा था कि क्या सच में इन सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर मौजूद भी था। काफी देर तक कुछ ना मिलने के बाद वह लोग संजय सिंघानिया को फोन मिलाने लगते हैं। संजय सिंघानिया का फोन बार बार बिजी आ रहा था क्योंकि ये दुख खबर देने के लिए अयान ने बाकी लोगों से पहले ही संजय सिंघानिया को फोन मिला दिया गया था। टू बी कंटिन्यूड। CH91 संजय सिंघानिया को आया हॉट अटैक। सॉफ्टवेयर के अचानक सिस्टम से गायब हो जाने के बाद साइबर सुरक्षा के लोग संजय सिंघानिया को फोन लगाने की कोशिश करते हैं ये बताने के लिए कि किसी ने उनके सिस्टम में घुसकर उस सॉफ्टवेयर को चुरा लिया है, लेकिन संजय सिंघानिया का फोन बिजी आ रहा था जिसकी वजह से उन लोगों का दिमाग खराब हो रहा था। संजय सिंघानिया को पता ही नहीं था कि उसके नैनोबॉट्स उसके हाथ से पूरी तरीके से निकल चुके हैं। उन साइबर सुरक्षा वालों के पहले अयान ने संजय सिंघानिया को यह दुख खबर देने के लिए पहले ही फोन लगा दिया था। संजय सिंघानिया अपने फोन पर अपना ही नंबर देखकर समझ गया था कि किलर एक्स नामक इस मुसीबत ने फिर से कोई बड़ा कांड कर डाला है। न चाहते हुए भी संजय सिंघानिया को फोन उठाना ही पड़ता है। फोन उठाते ही उसे एक खतरनाक हंसी सुनाई देने लगती है। अयान के इस खतरनाक हंसी को सुनकर संजय सिंघानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि चाहकर भी कुछ वक्त तक उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली थी। आखिरकार कुछ वक्त तक कोशिश करने के बाद संजय सिंघानिया कहता है, हेलो।
संजय सिंघानिया के मुंह से हेलो सुनते ही अयान कहता है कि क्या हुआ मिस्टर संजय सिंघानिया, आपको हेलो कहने में इतना समय क्यों लग गया। संजय सिंघानिया कहता है कि क्यों फोन किया है मुझे। अयान कहता है कि आप तो सीधे पॉइंट पर आ गए हैं, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा खबर देने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले पूरा लंदन खिसक जाएगा। संजय सिंघानिया डर से पूछता है कि कौन सा खबर। अयान कहता है कि अगर आपका दिल कमजोर है तो उसे कुछ वक्त के लिए मजबूत कर ले, और अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाए। अयान के इस बात को सुनकर संजय सिंघानिया इरिटेट होते हुए कहता है कि क्या बताना है, जल्दी बताओ, मेरे पास और भी कम है। अयान कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अयान आगे कहता है कि तुम्हारे महान साइबर सुरक्षा वाले लोगों के रहते मैंने तुम्हारे सारे नैनोबॉट मच्छरों पर कब्जा कर लिया है। अयान के इस बात को सुनकर संजय सिंघानिया के दिल पर एक बिजली गिर गई थी। संजय सिंघानिया जो खड़ा था वह शॉक हो जाने की वजह से अचानक नीचे गिर जाता है। उसे तो अयान के बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। संजय सिंघानिया की तरफ से कोई आवाज नहीं आने के बाद अयान समझ गया था कि उसके इस खबर से संजय सिंघानिया शॉक के स्टेज में पहुंच गया था। अयान कुछ बोलने की जरूरत नहीं समझता और फोन काट देता है। अयान के फोन काटने के बाद भी संजय सिंघानिया अपने कान के पास फोन लगाए ही रहता है। कुछ देर के बाद उसके साइबर सुरक्षा वाले लोग भी फोन कर रहे थे, तो आवाज सुनकर संजय सिंघानिया शॉक के स्टेज में ही उनका फोन उठाकर कान में लगा लेता है। ये वही साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट लोग थे जिन्हें गायकवाड़ खानदान ने संजय सिंघानिया के मदद के लिए भेजा था। वह लोग जब संजय सिंघानिया को सारी बात बताते हैं तब उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जब वह लोग फोन काट देते हैं तब संजय सिंघानिया के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है, टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। संजय सिंघानिया के अंदर अब बहुत सारे अलग अलग इमोशंस एक साथ उत्पन्न होने लगे थे, जिसकी वजह से वह ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि वह सोच क्या रहा है। संजय सिंघानिया कभी यह सोच रहा था कि उसका बेटे को अभी तक होश नहीं आया है, कभी सोच रहा था कि नैनो बॉट्स के हाथ से निकल जाने के बाद गायकवाड़ खानदान उसके परिवार के साथ क्या करेगा, कभी यह सोच रहा था कि उसके बिजनेस का क्या होगा। वह ये भी सोच रहा था कि अगर गायकवाड़ खानदान ने संजय सिंघानिया और उसके परिवार को जिंदा भी छोड़ दिया तो उसके बिजनेस में कोई मदद नहीं करेगा। वह ये भी सोच रहा था कि मृत्युंजय चक्रवर्ती को गोली लगने के बाद वह डील भी रुक गई थी। संजय सिंघानिया को सबसे बड़ा डर इस बात का लग रहा था कि चक्रवर्ती ग्रुप्स के साथ डील के पहले ही अगर किलर एक्स नामक इस मुसीबत ने अगर कोई बहुत ही बड़े कांड को अंजाम दे दिया तो वो और उसका पूरा खानदान सड़क पर आ जाएगा। ये सब एक साथ सोचने की वजह से धीरे धीरे संजय सिंघानिया के दिल में दर्द होना शुरू हो गया था। वह दर्द धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ गया और अब वह दिल का दर्द संजय सिंघानिया के बर्दाश्त से बाहर हो गया, जिसकी वजह से वह जोर से चीखने लगा और बेहोश हो गया। चूंकि संजय सिंघानिया उस वक्त हॉस्पिटल में ही था और उसके साथ उसका मैनेजर अरुण सिंह भी वहीं मौजूद था, जिसकी वजह से संजय सिंघानिया को जल्दी से उसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। दरअसल जैसे ही संजय सिंघानिया चीखा था तो बाहर खड़े हुए उसके बॉडीगार्ड्स और मैनेजर अरुण सिंह जल्दी से अंदर आ गए थे और बेहोश हुए संजय सिंघानिया को जल्दी से उसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। ये खबर कुछ ही वक्त के जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई थी कि मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन संजय सिंघानिया को आया हार्ट अटैक और स्थिति काफी गंभीर। अयान तक भी यह खबर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगा। खबर मिलते ही संजय सिंघानिया की इस हालत पर अयान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी। अयान को पता था कि यह हार्ट अटैक उसी की कई बातों की वजह से आया है। अयान को इस बात की खुशी थी कि संजय सिंघानिया मरने वाला है और दुख इस बात का था कि वह इतनी जल्दी मार जाने वाला है। अयान उसे मौत से पहले भिखारी बना देना चाहता था। अयान चाहता था कि किसी भी कीमत पर संजय सिंघानिया बच जाए। अयान अब ये सब चीजों को छोड़कर वापस अपने उन चीजों को देखना शुरू कर दिया था जो वह लंदन बैंक के लॉकर नंबर 999 से लाया था। टू बी कंटिन्यूड। CH92 खूबसूरती की मल्लिका। अयान संजय सिंघानिया को आया हुआ हार्ट अटैक के न्यूज को नजरअंदाज कर देता है और अपने सामान को अनपैक करने के बाद उन सारे चीजों को बाहर निकाल कर रख लेता है जो उसे लंदन बैंक के लॉकर नंबर 999 के अंदर मिले थे। अयान सबसे पहले अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखकर उसे टेबल पर रख देता है। अयान नहीं चाहता था कि कोई भी उसे इस वक्त तक परेशान करे। अयान को इस बात का मलाल था कि उसे अपने परिवार से जुड़े हुए इस बहुत बड़े राज को जानने में 1 साल का वक्त लग गया। अयान इन सब चीजों को साइड में रखता है और उन डॉक्यूमेंट्स को देखने लगता है कि आखिर ऐसा क्या था इसमें जिसकी वजह से लुटेरों के एक ग्रुप ने लंदन बैंक पर हमला कर दिया था। उन डॉक्यूमेंट्स को गिनने के बाद अयान को पता चलता है कि वह लगभग 8 डॉक्यूमेंट्स थे। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद अयान को पता चलता है कि वह मित्तल ग्रुप्स के अंदर आने वाले हर कंपनी के पेपर्स थे जो अजय मित्तल के नाम से थे। अयान तो ये सब देखकर शौक के मारे फ्रीज हो चुका था। मित्तल ग्रुप्स के 3 कंपनी में 80% शेयर तो 2 कंपनी में 70% शेयर और 3 कंपनी में 50% शेयर थे। अयान तो उसकी कीमत का अंदाजा लगाकर शॉक हो गया था। सारे शेयर्स की कीमत लगभग लाखों करोड़ में थी। हर कंपनी में बाकी के शेयर्स या तो चक्रवर्ती ग्रुप्स के थे वे फिर और भी कई बड़े बड़े ग्रुप्स के थे जो इनके बाद इंडिया में टॉप रैंक होल्डर थे। अयान को अपने मां के डायरी से इस बात का पता चला था कि मित्तल खानदान का वारिस अजय मित्तल और अयान के पिता अजय रहेजा एक ही शख्स थे। अयान को इस बात का मतलब पता नहीं चल रहा था कि अगर उसके पिता मित्तल खानदान के इकलौते वारिस थे तो फिर अयान का चाचा मयंक रहेजा आखिर कौन था। अगर मयंक रहेजा अयान का चाचा था तो फिर उसके मां के डायरी में ऐसा क्यों लिखा हुआ था कि अजय मित्तल ही मित्तल खानदान के इकलौते वारिस है। अगर अजय रहेजा ही अजय मित्तल था तो फिर मयंक रहेजा कौन था।
इन सब चीजों को सोचकर अयान का दिमाग खराब होने लगा था। अब मयंक रहेजा भी अयान के लिए एक मिस्ट्री बनने लगा था। अयान इन सब सोच को साइड में रखता है और अपने हाथों को उन दोनों डायरी की तरफ बढ़ाने लगता है। अयान अभी अपने हाथों को डायरी के पास लेकर पहुंचा ही था कि उसके घर के दरवाजे पर तेज आवाज होने की वजह से अयान लड़खड़ा गया था, लेकिन मुश्किल से गिरते गिरते बचा। अयान तभी गुस्से से पागल होते हुए अपने आप से कहता है कि कौन साला यहाँ आ गया मुझे परेशान करने। अयान के दरवाजे पर वह तेज खटखटाहट बढ़ती ही जा रही थी। बर्दाश्त के बाहर होने के बाद अयान आखिरकार अपने सारी चीजों को छुपा कर दरवाजे को खोलने के लिए पहुंच ही जाता है। दरवाजे को खोलने से पहले अयान को लग रहा था कि पक्का स्नेहा होगी, लेकिन जब अयान दरवाजा खोलता है तब अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को खड़ा पाता है जो पसीने से लथपथ थी। अयान तो उस पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। वह लड़की कहती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं जो मुझे मार डालेंगे। अयान उसके बातों में इतना खो गया था कि बिना कुछ सोचे समझे ही उस लड़की को अंदर बुला लेता है। अयान उसे देखकर इस कदर खो गया था कि वह दरवाजे पर ही खड़ा रह गया था। कुछ देर के बाद कुछ लोग अयान को बाहर खड़ा हुआ देखते हैं तो उसके सामने आकर रुक जाते हैं। अयान को किसी सोच में डूबे हुए देखकर वह लोग अयान को हिलाते हैं, तब अयान होश में आता है। अयान होश में आते ही उस आदमी से पूछता है कि क्या हुआ। वह आदमी अयान को फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुमने इस लड़की को यहाँ आसपास देखा है क्या। वह फोटो उसी लड़की की थी जो अयान से मदद मांगने आई थी। अयान उसे कहता है कि मैंने इस लड़की को यहाँ नहीं देखा है। वह आदमी आगे कहता है कि यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ छिपा जा सकता हो। अयान उसे देखते हुए अपने घर के बगल के उस पुरानी हवेली की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह वह जगह है जहाँ कोई नहीं आता जाता है। यहाँ के लोग इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई छिपा होगा तो शायद इसी पुराने भूतिया हवेली में छिपा होगा। अयान की बातों को सुनकर वह लोग उस हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। अयान देखता है कि वह 8 से 10 हटे कट्टे थे और उन लोगों में से लगभग की लंबी लंबी दाढ़ी थी। उन्हें देखकर कोई भी ये बता सकता था कि ये लोग आम टपोरी नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी दाढ़ी पूरी तरीके से डिजाइन थी। अयान यह आसानी से बता सकता था कि उन लोगों ने साधारण कपड़े पहने हुए शायद किसी के बॉडीगार्ड्स थे। अयान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे टपोरी जैसे दिखने वाले बॉडीगार्ड्स इस खूबसूरती का बड़ी ही मल्लिका के पीछे क्यों पड़े हुए थे। अयान इस बात का पता लगाने के लिए उस खूबसूरत लड़की से पूछने का डिसीजन लेता है और वापस अपने घर में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। अयान को वहां वह लड़की नहीं दिख रही थी तो अयान उससे आवाज लगाते हुए कहता है कि बाहर आ जाओ, वह लोग यहाँ से चले गए हैं। अयान ऐसा कई बार बोलता है तब वह खूबसूरत लड़की अयान के उस छोटे से घर के किचन से बाहर निकलती है। अयान उसे देखकर एक बार फिर से उसकी खूबसूरती में खो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। CH93 अनुष्का गायकवाड। उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर अयान के अंदर कुछ कुछ होने लगा था जिसे अयान छुपा नहीं पा रहा था। जब वह लड़की अयान के सामने किचन से निकलकर बैठती है तो अयान उसे देखने लगता है तो देखता ही रह जाता है। अयान को पहली बार किसी लड़की ने इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। ये लड़की देखने में स्नेहा से भी ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। ऐसी लड़की को आज से पहले अयान ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। अयान अब उसे और उसकी खूबसूरती को गौर से देखने लगा था। इस लड़की के खूबसूरत आंखों को देखकर अयान का मन उसमें डूब जाने का कर रहा था। उसके रुई जैसे मुलायम गालों और होठों को देखकर अयान आपे से बाहर होने की स्थिति में पहुंच गया था। अयान का मन उसे चूम लेने का कर रहा था, लेकिन अयान जानता था कि ऐसा करने पर वह उस लड़की के नजरों में गिर जाएगा। अयान उसे अभी भी ऐसे देखे जा रहा था जैसे उसने आज तक कोई लड़की देखी ही नहीं हो। वह लड़की भी यह भांप गई थी कि अयान काफी देर से उसे ही घूरे जा रहा है। वह लड़की अब नॉर्मल हो गई थी। वह अयान को उसके ख्यालों से बाहर लाने के लिए उसके सामने चुटकी बजाती है, लेकिन अयान इतने गहरे ख्यालों में पहुंच गया था कि ऐसे चुटकी का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होने वाला था। अपने चुटकी का कोई असर नहीं होता हुआ देखकर वह लड़की अयान को हिलाते हुए ख्यालों से बाहर निकालने की कोशिश करती है। आखिरकार अयान होश में आ ही जाता है और अयान को होश में आते हुए देखकर वह लड़की कहती है कि कहाँ खोए हुए थे तुम। अयान उसे देखते हुए कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही। अयान उसे ये तो बता नहीं सकता था कि वह उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। अयान अगर ऐसा कहता तो शायद वह बुरा मान जाती। अयान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए अयान बात को बदलते हुए कहता है कि ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे। वह लड़की कहती है कि इन लोगों को मेरे परिवार वालों ने मेरे पीछे लगा कर रखा हुआ है। अयान उस लड़की की इस बात को सुनकर कहता है कि क्या बात कर रही हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे पीछे इन गुंडों को भेजा है। वह लड़की कहती है कि ऐसा ही है। अयान आगे पूछता है कि ऐसा कौन सा परिवार है तुम्हारा जो तुम्हें मारने के लिए गुंडे भेज सकते हैं। वह लड़की कहती है कि ये गुंडे मुझे मारने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि मुझे पकड़कर वापस ले जाने आए हैं। अयान पूछता है कि तुम्हें वो लोग पकड़ना क्यों चाहते हैं। वह लड़की कैजुअली कहती है कि मैं घर से भागकर यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनकर अयान का मुंह खुला ही रह गया था। अयान उससे पूछता है कि तुम अपने घर से भागी क्यों। वह लड़की कहती है कि मेरे दादाजी मुझे जबरदस्ती अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते थे। मैंने जब मना कर दिया तब उन्होंने मुझे जबरदस्ती इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे अपने ही घर को छोड़कर भाग जाना पड़ा। अयान उससे पूछता है कि तुम किस परिवार से आती हो, और मैंने तो अभी तक तुमसे तुम्हारा नाम भी पूछा है।
अयान के इस बात को सुनकर वह लड़की हंसने लगती है और उसके बाद अयान भी हंसने लगता है। वह लड़की कहती है कि मेरा नाम अनुष्का गायकवाड है और मैं गायकवाड खानदान से हूँ। अयान तो उसकी बातों को सुनकर शॉक हो गया था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसी गायकवाड खानदान से है जो चक्रवर्ती और मित्तल खानदान के दुश्मन है। अयान फिर सोचता है कि इस देश में गायकवाड सरनेम के कई परिवार होंगे, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि यह लड़की उसी गायकवाड खानदान से है जो इंडायरेक्टली उसका दुश्मन है। अयान इस शक को कंफर्म करने के लिए उस लड़की से पूछ ही देता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। वह लड़की यानी कि अनुष्का गायकवाड कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं इस देश के सबसे बड़े खानदान में से एक गायकवाड खानदान से ही बिलोंग करती हूँ। अयान का तो दिल जैसे टूट ही गया था अनुष्का की यह बात सुनकर। अयान उसे कहता है कि तुम्हारे ही दादाजी का नाम समीर गायकवाड है। अनुष्का हाँ में सर हिलाती है और अयान के मन में जो थोड़ा भी शक था कि वह लड़की वह नहीं है, वह शक भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अयान वॉशरूम का बहाना बनाता है और अंदर जाकर सही में चेक करके कंफर्म करने लगता है कि वह लड़की सच में वही है जो वह बता रही है। तो कुछ देर तक ढूंढने के बाद अयान का ये शक भी दूर हो जाता है क्योंकि वह सच में वही थी जो वह बता रही थी। अयान बाहर आता है और उसे कहता है कि तुम मुंबई के इस इलाके में क्या कर रही हो। अनुष्का कहती है कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ कोई पुरानी हवेली है जिससे सब दूर भागते हैं और इस इलाके में जल्दी नहीं आते। अयान उससे पूछता है कि तब तुम उस हवेली में ही क्यों नहीं गई, मेरे घर में आने की कोई खास वजह। अनुष्का कहती है कि वह लोग मेरे काफी नजदीक आ गए थे, इसलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उस हवेली के गेट तक पहुंच भी सकूं। अयान कहता है कि अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता तो तुम कहां जाती। अनुष्का हंसते हुए कहती है कि तुमने खोला ना, बस इतना ही काफी है। जून की रात हो चुकी थी और वो लोग बात करते ही जा रहे थे, तभी बाहर से आ रही लगातार जोरदार चीखों ने उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। टू बी कंटिन्यूड। CH-94 हवेली में लाशें। बाहर से आ रही चीखों और आवाजों को सुनकर अयान और अनुष्का दोनों बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि उस पुरानी हवेली के गेट पर लोगों की काफी भीड़ लग गई थी। अयान तो शौक के मारे फ्रीज सा हो गया था। ये वह जगह थी जहां लोग जाने से डरते थे। मुश्किल से कभी कोई आदमी इस पुरानी भूतिया हवेली के आसपास भटकता था। यहाँ वही लोग भटकते थे जो इस हवेली के पुराने सच से अनजान थे। अयान इस बात का पता लगाने के लिए उस पुरानी हवेली के गेट की तरफ बढ़ने लगता है। अनुष्का को अयान ने रूम में ही रुकने के लिए कहा था, लेकिन वह भी आखिरकार अयान के साथ ही वहां क्या हो रहा है उसका पता लगाने के लिए पहुंच गई थी। अयान को इस बात का डर था कि कहीं वो लोग वापस ना आ जाए जिसे अयान ने उस हवेली का पता देकर भटकाया था। अयान ये सब सोचते हुए उस हवेली के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। उस हवेली के दरवाजे के पास लगभग 8 से 10 लोग मौजूद थे। अयान उन सबको साइड करके जब सामने पहुंचा था तो शौक के मारे फ्रीज हो गया था। वहां उन सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जो अनुष्का को ढूंढते हुए आए थे, जिन्हें अयान ने उस हवेली के अंदर भेज दिया था। उन मरे हुए लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उन्हें बुरी तरीके से खरोचा हो। उन लोगों को देखकर अयान के अलावा लगभग सारे लोगों को घिन महसूस हो रहा था। इस लाश की ऐसी हालत अयान को झकझोरने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि अयान ने उत्कर्ष श्रीवास्तव की लाश को इससे भी बुरे हालात में भेज दिया था जिसके सामने ये कुछ भी नहीं था। अयान उसके बाद अनुष्का की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। कुछ देर के बाद अनुष्का वापस अयान के घर में चली जाती है। अयान को पता चल गया था कि अनुष्का लाश की ऐसी हालत को देख नहीं पा रही थी। वहां मौजूद लोगों में से एक ने पुलिस को फोन करके बुला लिया था। अयान पुलिस के आने से पहले कुछ सुराग ढूंढना चाहता था। अयान को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंदर गए लोगों को किसी ने इतनी बेरहमी से मार दिया और बाहर कुछ पता ही नहीं चला। अयान आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी जब अपने काम से वापस आ रहा था तब उसने यहाँ इतनी लाशों को देखा जो बिल्कुल लावारिश थे और आसपास कोई नहीं था। उस हवेली के प्रभाव की वजह से पहले उस आदमी ने कुछ लोगों को जमा किया और फिर इस लाश को देखने पहुंचे थे। अयान के लिए ये खबर काफी नहीं थी। अयान देखता है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और सारे लोगों को उन लाशों से दूर करने लगती है और उस एरिया को घेर देती है। अयान तो उस हवेली की कहानी को झूठ मानता था और कभी भी इस हवेली के बारे में किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन आज उस हवेली में जाने वाले लोगों की जो हालत हुई उससे देखकर अयान यह जरूर समझ गया था कि हो न हो उस हवेली के अंदर पक्का कोई गहरा राज दफन है। शायद इन लोगों ने उस राज को जान लिया होगा जिसकी वजह से इन लोगों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। तभी पुलिस के कुछ लोग अयान के पास पूछताछ के लिए पहुंच जाती है। अयान कहता है कि जब उसने लोगों की चिल्लाने की चीख सुनी तब वह बाहर आया है। कुछ और सवाल पूछने के बाद सारे पुलिस वाले अयान के पास से निकल जाते हैं। अयान उसके बाद इस हवेली के बाहरी दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि इस दरवाजे को बाहर से ही लॉक किया गया हुआ था। देखने से ऐसा लगता था कि जैसे इस हवेली के गेट को कभी खोला ही ना गया हो। अयान उसके बाद उस हवेली के अंदर देखने लगता है जो पूरी तरीके से अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। इस हवेली में चांद को हल्की रोशनी आ रही थी जिसके जरिए उस हवेली की थोड़ी बहुत चीजें हल्की फुल्की दिखाई दे रही थी। अयान का ध्यान तभी उस हवेली के एक कोने में जाकर रुक जाता है। उस हवेली के उस कोने में अयान को एक परछाई दिखती है। देखने से ऐसा लग रहा जैसे वहां कोई खड़ा हो। कुछ देर के बाद अयान को वहां एक के बाद एक कई परछाइयां दिखती है। अयान को इस कोने में चंद सेकंड्स तक कुल 4 परछाइयां एक साथ दिखी थी, जिसे देखकर अयान शॉक हो गया था। अयान को तो पहले अपने आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ था। अयान को ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके आंखों का धोखा या कोई भ्रम है।
अयान फिर से वहां देखता है और कुछ देर के बाद अयान को वहां चांद की हल्की रोशनी में एक परछाई दिखी जाती है जो अयान के भ्रम को दूर कर देने के लिए काफी थी। अयान समझ गया था कि इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से इतने लोग एक साथ मार दिए गए हैं। अयान अपने आप को किसी दलदल में फंसा हुआ पता है। अयान को वहां जो परछाइयां दिखी थी वह उसके हिसाब से शायद किसी इंसान की थी। अयान को वैसे भी आत्माओं पर रत्ती भर भी छोटी विश्वास नहीं था। अयान अब किसी भी कीमत पर उस पुरानी हवेली के अंदर दफन रहस्यों को उजागर कर देना चाहता था। अयान तभी देखता है कि वहां कुछ बड़ी गाड़ियां आकर रुकती हैं जिसमें से काफी महंगे कपड़े पहने हुए कई लोग बाहर निकलते हैं और इस हवेली की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर अयान अपने आप से कहता है कि राजकुमार जिंदल और स्नेहा यहाँ क्या कर रही है। टू बी कंटिन्यूड। CH95 क्यों रो रही हो। अयान जब देखता है कि उस महंगी गाड़ी से राजकुमार जिंदल और स्नेहा उतरती हैं तो अयान भीड़ में थोड़ा पीछे जाकर आगे होने वाले तमाशों को देखने लगता है। पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार जिंदल के पास जाते हुए कहता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं सर। राजकुमार जिंदल कहता है कि यह हवेली मेरी है, मैंने इस हवेली को हाल में ही खरीदा है। वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ कई सारी लाशें मिली है जो बहुत ही ज्यादा बदतर हालत में थी। राजकुमार जिंदल उस पुलिस इंस्पेक्टर को साइड में ले जाने के बाद कहता है कि मेरी एक गुजारिश है तुमसे। वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि कहिए सर, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी। राजकुमार जिंदल कहता है कि इस मामले में मेरा या मेरी कंपनी का कोई नाम नहीं आना चाहिए। वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि क्या मतलब है सर आपका। राजकुमार जिंदल कहता है कि अगर मीडिया तक पहुंच गई कि ये सारे खून मेरे हवेली के आसपास हुए हैं तो वह मुझे और मेरे कंपनी को बदनाम कर देंगे। शायद मेरे कंपनी को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो। वो पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार जिंदल की इस बात को सुनकर सोच में चला जाता है। राजकुमार जिंदल उस पुलिस वालों को सोच में डूबा हुआ देखकर कैसा है कि क्या सोच रहे हो तुम। वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ कुछ लोग जमा हुए हैं तो शायद ये लोग आगे चलकर कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। राजकुमार जिंदल वहां मौजूद लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि यह तो सिर्फ 8 से 10 लोग ही मौजूद है। राजकुमार जिंदल आगे कहता है कि तुम इन लोगों को यहाँ से भेज दो और मीडिया को बताना कि इन लोगों को कहीं और मार देने के बाद यहाँ फेंक दिया गया था। राजकुमार जिंदल की यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी देर तक राजकुमार जिंदल को ऐसे घूरते रहता जैसे उसने आज राजकुमार जिंदल जैसा कोई इंसान देखा ही ना हो। पुलिस इंस्पेक्टर चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वह राजकुमार जिंदल की बातों में हाँ मिला देता है और उसके बाद वहां मौजूद लोगों को वह वापस घर भेज देता है। राजकुमार जिंदल भी वहां से स्नेहा के साथ निकल जाता है। जब मीडिया वहां पहुंचती है तब वो पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें वही बताता है जो राजकुमार जिंदल ने उसे बताने के लिए कहा था। अयान ये सब देखकर मन ही मन हंस रहा था कि मैंने ही इन लोगों को वहां भेजा और वह सारे मर गए। ये पुलिस वाला कह रहा है कि इन्हें कहीं और मारकर यहाँ फेंका गया है। अयान हंसते हुए वापस अपने रूम में चला जाता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर जानता था कि अगर उसने राजकुमार जिंदल के बात को नहीं माना तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी, क्योंकि कानून व्यवस्था तो अमीरों के हाथ की कठपुतली होती है। वो पुलिस इंस्पेक्टर हर जगह का मुआयना करने के बाद उन सारी लाशों को लेकर वहां से चला जाता है। अयान दरवाजे पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। पुलिस वालों के जाने के बाद अयान एक नजर फिर से उस हवेली पर डालता है और अपने आप से कहता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे रहस्य को बाहर निकाल कर दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। इतना कहने के बाद अयान दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और देखता है कि अनुष्का कुर्सी पर बैठकर रो रही थी। अयान उसके पास जाकर उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है कि अब तुम रो क्यों रही हो। अयान के इतना पूछने के बाद वह फिर से और जोर जोर से रोने लगती है। अयान उसके गालों पर अपना हाथ रखकर उसके मुंह को ऊपर उठाते हुए पूछता है कि बताओ तो सही, आखिर तुम रो क्यों रही हो। उसके आंखों से निकल रहे आंसू की वजह जानने के लिए अयान इस सवाल को एक बार फिर से दोहराने लगता है। आखिर कुछ वक्त के बाद वह जवाब दे ही देती है। उसके जवाब को सुनने के बाद अयान को कैसे महसूस हो रहा था वह बता ही नहीं पा रहा था। उसके जवाब से अयान को ऐसा लग रहा था जैसे आज तक उसने अनुष्का जैसी मासूम लड़की आज तक नहीं देखी थी। अयान को तो अब ऐसा लगने लगा था कि वह उस मासूम लड़की के मासूमियत का दीवाना हो गया था। अयान को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अनुष्का ने कहा था कि उन लोगों की मौत उसकी वजह से हुई है। अगर वह अपने घर से नहीं भागती तो आज इतने लोग जिंदा बचे रहते। उसके बाद उसने जो बात कही उससे तो अयान के दिल में कुछ कुछ होने लगा था। अनुष्का ने कहा था कि उसकी वजह से कई परिवार ने अपने लोगों को खो दिया और कई परिवारों ने अपने कमाने वालों को खो दिया होगा। अयान अपने आप पर काबू लाता है और कहता है कि तुम पहले शांत हो जाओ। अयान के काफी पुचकारने के बाद वह शांत हो जाती है। तब अयान कहता है कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे ऐसे स्टेप उठाने पर ऐसा कुछ होगा। अगर तुम्हें पता होता तो बिल्कुल तुम ऐसा नहीं करती। बस ऐसा समझ लो कि यह किस्मत का एक खेल है। अनुष्का कहती है कि फिर भी वह लोग तो मुझे ढूंढने के चक्कर में ही मारे गए हैं ना। अयान कहता है कि वह तुम्हारे बॉडीगार्ड्स थे जिनका का काम होता है अपने मालिक को बचाना। तुम बस ऐसा समझ लो कि वह लोग तुम्हें बचाने में ही मार दिए गए हो। अनुष्का कहती है कि लेकिन उनके परिवार वालों का क्या होगा जिन्होंने मेरे वजह से अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य को खो दिया। अयान कहता है कि तुम्हारे परिवार वाले इन लोगों के परिवार को संभाल लेंगे। अयान के इस बात को सुनकर अनुष्का थोड़ी सी शांत नजर आने लगी थी। अयान को लगा कि उसका अनुष्का को शांत करने के लिए यह फैमिली वाला दाव काम कर गया। टू बी कंटिन्यूड। CH96 गायकवाड़ खानदान के विचित्र नियम।
अयान को ऐसा लग रहा था कि अनुष्का को चुप कराने का उसके फैमिली वाला दाव सही गया है, लेकिन अयान गलत था। अनुष्का रोती हुई अयान की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरे परिवार के लोग जल्लाद की तरह है। उन्हें लोगों की जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। अयान पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अनुष्का कहती है कि मेरे परिवारों के पास दिल नहीं है। अयान कहता है कि तुम अपने परिवार वालों के बारे में ऐसा सोच कैसे रख सकती हो। अनुष्का अयान की तरफ देखने लगती है। अनुष्का के आंखों में से अभी भी आंसू निकलते जा रहे थे, इसलिए अयान उसे अपना रुमाल देता है और कहता है कि तुम पहले शांत हो जाओ, उसके बाद बताओ। आखिरकार अनुष्का शांत हो ही जाती है और अयान को देखते हुए कहती है कि मेरे परिवार में हुकूमत सिर्फ हमारे परिवार के मुखिया का चलता है। वह जो कह देते हैं वह किसी भी कीमत पर करना पड़ता है। अगर कोई उनकी बात को नहीं मानता है या फिर उनकी कही गई बातों को नजरअंदाज कर देता है तो उन्हें उनके लिए सजा दी जाती है। अयान तो ऐसी बातों को सुनकर शॉक हो गया था। अयान के मुताबिक ऐसा करने का मतलब था तानाशाही। कोई अपने परिवार वालों को ही सजा कैसे दे सकता है। अयान अनुष्का से पूछता है कि किस तरीके के सजा देते हैं तुम्हारे परिवार वाले अपनों को। अनुष्का कहती है कि सजा देने के लिए एक रूल बुक बन हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि किस गलती पर कौन सी सजा दी जाएगी। उस रूल बुक को देखकर ही उनकी गलतियों की सजा दी जाती है। अयान तो धीरे धीरे और भी सरप्राइज होता जा रहा था। अयान उससे पूछता है कि तुम्हारे परिवार के इस अजीब से रूल बुक की सबसे बड़ी सजा कौन सी है। अनुष्का कहती है कि जब भी हमारे परिवार से कोई अपने से नीचे स्टेटस के लोगों के प्यार में पड़ जाते हैं तब उन्हें हमारे परिवार से निकाल दिया जाता है और उनके नाम से गायकवाड़ सरनेम की ताकत को छीन लिया जाता है। अयान कहता है कि सरनेम की ताकत से क्या मतलब है तुम्हारा। हमारे परिवार बहुत बड़ा है जिसकी वजह से हमारा परिवार नंबरों में बांटा हुआ है जिससे उनके ताकतों का पता चलता है। अयान को सुनकर कुछ बोल ही नहीं रहा था, जिसे देखकर अनुष्का समझ गई थी कि अयान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनुष्का कहती है कि हमारे परिवार के हर शाखा को एक नंबर दिया गया है। सबसे ताकतवर शाखा को 1 और फिर उसके बाद उनके ताकतों के हिसाब से। मेरे परिवार में अभी कुल 8 शाखाएं हैं। अयान कहता है कि तुम किस शाखा से हो। अनुष्का कहती है कि मैं पहली शाखा से हूँ। मेरे पिता का नाम वरुण गायकवाड़ है और गायकवाड़ खानदान में उनका बहुत ही बड़ा नाम है। अयान ने भी वरुण गायकवाड़ के बारे में काफी सुन रखा था। अयान अनुष्का से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली तो काफी ज्यादा अतरंगी किस्म की है। अनुष्का कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दादाजी मुझे काफी चाहते थे लेकिन मुझे उनके बिजनेस में शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसकी वजह से वह मुझसे काफी नाराज रहने लगे थे। बचपन से मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन दादाजी ने जबरदस्ती मुझे बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। वहां से मेरी पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई तो उन्होंने मुझे बिजनेस में घसीटने की कोशिश की तो मैं अपने घर से भाग गई। अयान कहता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने में तुम्हारी कोई मदद नहीं की। अनुष्का कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे परिवार वाले वही करते हैं जिससे उन्हें आगे चल के फायदा हो। किसी की खुशियों का दुख से उनका कोई मतलब नहीं है। सारे लोग उनकी बातों को मानते हैं ताकि वह लोग आराम की जिंदगी जी सके। अयान कहता है कि तुम अपने घर से भाग गई हो तो अगर पकड़ी जाओगी तो तुम्हें क्या सजा देंगे तुम्हारे परिवार वाले। अयान की बातों को सुनकर अनुष्का कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि आज तक मेरे परिवार में से किसी ने भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। अयान कहता है कि तब तुम्हारा क्या होगा जब तुम पकड़ी जाओगी। अनुष्का कहती है कि मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मैं जगहों को बदलती रहूंगी ताकि मेरे परिवार के लोग मुझ तक नहीं पहुंच सके। अयान उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है, कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो जरूर पकड़ी जाओगी। अनुष्का सरप्राइज होते हुए कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अयान कहता है कि अब तक तुम्हारे परिवार वालों को इस बात का पता चल गया होगा कि तुम्हें ढूंढने आए तुम्हारे सारे गार्ड्स यहाँ मारे गए होंगे। अनुष्का कहती है कि अगर ऐसा है तब तो मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वह चेयर से उठने लगती है तो अयान उसे रोकते हुए कहता है कि पहली मेरी बात तो सुनो, उसके बाद कोई फैसला लेना। अयान की बातों को सुनकर अनुष्का वहां रुक जाती है और अयान के आगे कहने का इंतजार करने लगती है। अयान कहता है कि उन्हें ये भी पता होगा कि यह सारे गार्ड्स मारे गए हैं तो इसका पता तुम्हें भी चल गया होगा। अनुष्का थोड़ा सोचती है और कहती है कि हाँ शायद। अयान कहता है कि शायद नहीं बल्कि बिल्कुल यही सोच रहे होंगे। वह सारे लोग ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि तुम इस इलाके से जरूर भाग गई होगी। अनुष्का कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। अयान कहता है कि तुम्हारे फैमिली वालों को ऐसा लगता होगा कि तुम इस इलाके में रुककर अपने आप को पकड़े देने का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करोगी और यहाँ से निकल गई होंगी। अयान आगे कहता है कि इस सोच की वजह से तुम्हारे परिवार वाले लोग तुम्हें इस इलाके में बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे क्योंकि उनके हिसाब से तुम यहाँ हो ही नहीं सकती। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छी और सेफ जगह यही इलाका है। अयान के इस बात को सुनकर अनुष्का अयान को ऐसे देखने लगती है जैसे अयान जैसे लड़के को आज तक उसने कभी देखा ही ना हो। टू बी कंटिन्यूड। CH97 10 साल बाद। अनुष्का जब अयान का तर्क सुनती है तो उसे कुछ वक्त तक घूरती है और कहती है कि तुम इतने ज्यादा यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ नहीं ढूंढेंगे। अयान कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्मल इंसानों के सोच के बारे में बता रहा था। अयान कहता है कि उनके यहाँ नहीं आने की एक और वजह है। अनुष्का कहती है कि क्या है वह वजह। अयान कहता है कि यह इलाका इस पुरानी हवेली की वजह से बहुत ही ज्यादा बदनाम है जिसकी वजह से यहाँ न के बराबर लोग रहते हैं। वह लोग जानते हैं कि अगर तुम यहाँ छुपोगी तो बिल्कुल पकड़ी जाओगी, इसलिए वह लोग यहाँ नहीं आएंगे।
अनुष्का कहती है कि अगर वह लोग आ गए तो। अयान कहता है कि तब तुम्हारे बचने के लिए यह हवेली है। अनुष्का कहती है कि यह हवेली कैसे मेरी मदद करेगी। अयान कहता है कि मेरे घर के पीछे से हवेली के पीछे तक एक छोटा सा जंगल है। अगर कोई यहाँ आया तो वह जंगल तुम्हें बचा सकता है। अनुष्का कहती है कि अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ क्या। अयान कहता है कि तुम यहाँ कैसे रह सकती हो। इससे पहले कि अयान अपने बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही अनुष्का कहती है कि अगर तुम्हारे परिवार के लोगों को कोई दिक्कत है तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। वैसे भी तुम्हारे घर में कई कमरे हैं तो मुझे उनमें से एक का इस्तेमाल करने दो। अनुष्का की बातों को सुनकर अयान कहता है कि मेरी फैमिली नहीं है। अनुष्का कहती है कि ओह, आई एम सो सॉरी। अयान कहता है कि कोई बात नहीं। अनुष्का आगे कहती है कि कहाँ गई तुम्हारी फैमिली। अयान थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि 1 साल पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई। अनुष्का इस बात को आगे नहीं बढ़ाती है और कहती है कि क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। अयान कुछ देर तक सोचता है और कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ जब तक चाहो रुक सकती हो, लेकिन अयान के लेकिन शब्द बोलते ही अनुष्का कहती है कि क्या लेकिन। अयान कहता है कि मैं लगभग अपने घर से दूर ही रहता हूँ और कभी कभार ही यहाँ रहता हूँ। मैं कभी यहाँ खाना नहीं बनाता तो तुम क्या करोगी। अनुष्का कहती है कि वो सब मैं देख लूंगी। उसके बाद अयान उसे अपना फोन नंबर दे देती है और अयान भी उसे अपना नंबर दे देता है और अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो दरवाजा नॉक करना या कॉल कर लेना। अयान अपने दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसे अनुष्का आवाज देते हुए कहती है कि मुझे कुछ पूछना है। अयान कहता है कि पूछो, क्या पूछना है। अनुष्का को शर्माते हुए देखकर अयान कहता है कि अरे पूछो कि क्या पूछना है, तो शर्मा क्यों रही हो। अनुष्का कहती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। अनुष्का की बातों को सुनकर अयान हंसने लगता है और कहता है कि मेरे घर में रहने वाली हो और तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता। अनुष्का कहती है कि मैं जल्दबाजी और डर में तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई। अयान कहता है कि मेरा नाम अयान रहेजा है। अनुष्का कहती है कि ठीक है। अयान उसके बाद अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम को लॉक कर लेता है। अयान सोच रहा था कि क्या उसने अनुष्का को यहाँ पनाह देकर सही काम किया है या नहीं। अयान अपने इस सोच को साइड में रखता है और उन दोनों डायरीज को बाहर निकाल कर रखता है ताकि उन सारे रहस्यों से पर्दा हट सके जिसकी वजह से अभी तक वह किसी भ्रम की जिंदगी में जी रहा था। अयान सबसे पहले एक छोटा सा डायरी उठाता है और देखता है कि उस डायरी पर भी वही नाम लिखा था, पूर्णिमा चक्रवर्ती। अयान इस बात से सरप्राइज हो गया था कि यह डायरी भी शायद उसकी माँ की ही थी। अयान दूसरे डायरी को भी खोलता है लेकिन वह डायरी पूरी तरीके से खाली था। वहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अयान उस दूसरे डायरी को साइड में रखता है और फिर से पहले डायरी को उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था 10 साल बाद। अयान समझ गया था कि यह कहानी उसके बाद की है जहां पुराना वाला डायरी खत्म हो गया था। एक और पन्ना पलटता है और पढ़ना शुरू कर देता है। शुरुआत वही थी कि जब रोजेज ग्रुप ने अंडरवर्ल्ड पर चक्रवर्ती और मित्तल खानदान की मदद से कब्जा कर लिया था और आई गैंग को लगभग खत्म करके गायकवाड़ खानदान को घुटनों पर ला दिया गया था। अयान उसके बाद जब पढ़ना शुरू करता है तब अयान के आगे उसके पुराने सवाल के जवाब से ज्यादा नए सवालों का आगमन शुरू हो जाता है। अयान को अब उन नए सवालों को वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है। अयान अपने आप से कहता है कि अभी तक मुझे मेरे पुराने सवालों के भी जवाब नहीं मिले हैं और यहाँ इस डायरी को पढ़ने के बाद तो मेरे मन में ऐसे ऐसे सवाल उत्पन्न होने लगे हैं कि मैं आह कर भी कुछ पता नहीं लगता हूँ। उस डायरी में ऐसी ऐसी जानकारियां थी जिसकी वजह से अयान ये तय कर नहीं कर पा रहा था कि मित्तल खानदान और चक्रवर्ती खानदान के लोग ज्यादा जल्लाद किस्म का है या फिर गायकवाड़ खानदान के लोग। उस डायरी को पढ़ने के बाद अयान कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि उसकी परिवार के ऐसे अलग रहने और अपना सरनेम चेंज करने के लिए उनका खुद का ही परिवार यानी कि मित्तल खानदान और चक्रवर्ती खानदान ही जिम्मेदार था। अयान तो अपना सर पकड़ लेता है। दरअसल उस डायरी में लिखा था कि टू बी कंटिन्यूड CH98 अग्रवाल खानदान। दरअसल उस डायरी में लिखा हुआ था कि जब 10 साल तक रोजेज ग्रुप ने राज किया तब धीरे धीरे वह लोग चक्रवर्ती और मित्तल खानदान को छोड़कर गायकवाड़ खानदान की तरफ शिफ्ट होने लगे। धीरे धीरे उनका रुझान गायकवाड़ खानदान की तरफ बढ़ते हुए देखकर चक्रवर्ती खानदान और मित्तल खानदान ने रोजेज ग्रुप को चेतावनी दी कि इसका असर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इन लोगों की धमकी का रोजेज ग्रुप पर कोई असर नहीं पड़ा और इस ग्रुप ने कुछ ही महीनों के बाद यह अनाउंस कर दिया कि अब रोजेज ग्रुप पूरी तरीके से गायकवाड़ खानदान के साथ है। रोजेज ग्रुप का यह अनाउंसमेंट उनके लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। कुछ ही दिनों के बाद चक्रवर्ती खानदान ने ब्लैक बीटल गैंग को रोजेज ग्रुप को खत्म करने की सुपारी दी गई। ब्लैक बीटल गैंग के लोगों को रोजेज ग्रुप तक पहुंचने से पहले ही किसी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। रातों रात ब्लैक बीटल गैंग खत्म हो गया और यह चक्रवर्ती खानदान और मित्तल खानदान के चेहरे पर एक तमाचा था। इस तमाचे के बाद इन दोनों खानदानों को अब एक ही रास्ता सूझ रहा था, एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड पर आई गैंग का राज। इसी वजह से दोनों खानदान ने आई गैंग के बिखरे हुए सारे लोगों को बाहर निकालकर एकजुट कर दिया। काफी दिनों के बाद उसे एनालाइज करने के बाद चक्रवर्ती और मित्तल खानदान के लोगों ने अघोरी नामक एक आदमी को आई गैंग का नया लीडर घोषित कर दिया। उसके बाद इन दोनों खानदान ने रोजेज ग्रुप के लीडर समेत हर आदमी को सुलह करने के लिए बुलाया और धोखे से उनका कत्ल कर दिया और अंडरवर्ल्ड में एक बार फिर से आई गैंग की हुकूमत आ गई। लेकिन यह आई गैंग पहले की तुलना में काफी कमजोर थी। पहले ही गायकवाड़ खानदान एक बार फिर क्यू से काफी ऊपर आ गया था।
अब आई गैंग, जो कि अब चक्रवर्ती और मित्तल खानदान के साथ था, वह कमजोर होने की वजह से गायकवाड़ खानदान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। इसकी वजह से अब गायकवाड़ खानदान भी चक्रवर्ती और मित्तल खानदान के बराबर आ चुका था। अब भारत के बिजनेस का लगभग कंट्रोल इन्हीं तीनों खानदान के हाथ में आ चुका था। इन तीनों खानदान के बीच खींचातानी बढ़ने की वजह से सेंट्रल होम मिनिस्टर मणिकांत पाटिल ने इन तीनों खानदान को एक दूसरे से मिलाकर शांत रहने की पेशकश की। मणिकांत पाटिल जानता था कि इस खींचातानी में गैंग वार या देश के इकोनॉमिक कंडीशंस खराब भी हो सकते थे। इसलिए उसने तीनों परिवारों को धमकी दी कि अगर उन लोगों ने अगर कोई भी और हमला किया तो उनके खानदान के भविष्य के लिए ये सही नहीं होगा। मणिकांत पाटिल के इस हमले की धमकी का उन पर काफी असर हुआ और तीनों खानदान ने एक दूसरे से वादा किया कि वह लोग कभी भी एक दूसरे को फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बिजनेस को बिजनेस की तरह डील करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गायकवाड़ खानदान ने धीरे धीरे बिजनेस का बहाना करके मित्तल ग्रुप्स और चक्रवर्ती ग्रुप्स पर सीक्रेटली हमला करना शुरू कर दिया। जब इन दोनों खानदान को इस बात का पता चला तब उन्होंने मणिकांत पाटिल के पास जाने का फैसला किया, लेकिन मणिकांत पाटिल ने कहा कि गायकवाड़ खानदान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मित्तल खानदान और चक्रवर्ती खानदान को मणिकांत पाटिल के इस बात से इतना तो पता चल गया कि यह मणिकांत पाटिल कुछ भी करने वाला नहीं है। इसी वजह से उसके बाद तीनों परिवार एक बिजनेस वार में उलझ गए। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद इन तीनों परिवारों में से किसी को भी नहीं थी। अचानक एक चौथे खानदान का राइज हुआ है और इन तीनों खानदान को पीछे छोड़ते हुए देश के पहले नंबर पर पहुंच गया। इसे देखकर तीनों खानदान पागल से हो गए, क्योंकि अब देश पर टॉप में बैठा था अग्रवाल खानदान। काफी पता करने के बाद इन्हें पता चला कि इन दोनों तरफ के लोगों पर अग्रवाल खानदान ने हमला करवाया था। अग्रवाल खानदान के लोग जानते थे कि मित्तल और चक्रवर्ती खानदान का गायकवाड़ खानदान से दुश्मनी है। उन्होंने सेंट्रल होम मिनिस्टर मणिकांत पाटिल के साथ मिलकर साजिश रची और देश में सबसे ऊपर पहुंच गए। पहली बार गायकवाड़ खानदान, मित्तल खानदान और चक्रवर्ती खानदान एक साथ आए और रातों रात अग्रवाल खानदान को फिर से उनके पुराने जगह पर पहुंचा दिया। इन लोगों ने मणिकांत पाटिल को धमकी भी दी कि अगर उसने आगे ऐसी साजिश रची तो उसे भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां से वह उठकर इस पोजीशन पर आकर बैठा था। इन तीनों खानदान ने आपस में थोड़ी सुलह जरूर की और एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करने का वादा किया। इससे सबसे ज्यादा फायदा आई गैंग को हुआ। ये गैंग अब पैसों की भूखी हो चुकी थी। जो भी उन्हें पैसा देता था वह उनके साथ हो जाया करती। अब कोई भी चौथा खानदान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तीनों खानदान आपस में बिजी हो गए और एक दूसरे के ऊपर हमले करना बंद कर दिया। एक साल तक ऐसे ही चला, लेकिन कहते हैं ना कि परायों से कितना भी क्यों न जीत लो, लेकिन अपनों से जितना नामुमकिन होता है। यही हुआ हमारे परिवार के साथ भी। हमारे ही परिवार के नहीं बल्कि हमारे दुश्मन निकल गए दो लोग जिन्होंने हमारी ऐसी हालत कर दी। चक्रवर्ती खानदान से मेरे पिता यानी कि विवेक चक्रवर्ती का सबसे छोटा बेटा और मेरा भाई मृत्युंजय चक्रवर्ती ने दौलत और ज्यादा शेयर्स की लालच में मुझे और अजय को मारने की कई बार कोशिश की। हर बार उसका साथ देता था अजय की कजिन सिस्टर वेदिता मित्तल। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर हमें मारकर कंपनी का अगला वारिस बनना चाहते थे। अपने इस चाल को और बड़े लेवल पर खेलने के लिए उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और उसके बाद शुरू हुआ धोखे का खेल। टू बी कंटिन्यूड। CH-99 अपनों ने ही मार दिया, गैरों में कहां दम था। मृत्युंजय और वेदिता की शादी से हमें लगा कि दोनों खानदान एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, लेकिन इन दोनों ने धीरे धीरे हमारे खिलाफ उनके कान भरने शुरू कर दिए। आखिरकार वह वक्त भी आ गया जब उन दोनों ने हमें हटाकर इन दोनों कंपनीज की कमान संभालने लगे। हमें इस बात से कोई नाराजगी नहीं थी बल्कि खुशी थी, क्योंकि हम एक बहुत ही बड़े बोझ से मुक्त हो गए थे। उन दोनों की सोच ऐसी नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा था कि हम भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए उन दोनों ने हमें मार डालने का प्लान बनाया। उस दिन मैं, अजय और अयान एक होटल में रुके हुए थे जो मित्तल खानदान का ही था। हमारे ऊपर आई गैंग के लोगों ने हमला कर दिया। हद से ज्यादा पैसे मिलने की वजह से अघोरी ने हमारे इस छोटे से परिवार को खत्म कर देने की सुपारी ले ली थी। होटल में हमारे ऊपर हमले में वहां काफी सारे लोग मार दिए गए। उन लोगों ने पूरे होटल को आग के हवाले कर दिया। उस वक्त जब हमारे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, तब हमारे एक बॉडीगार्ड ने हमें एक फरिश्ते की तरह बचाया। हमारे उस बॉडीगार्ड का नाम था मयंक रहेजा, जिसने हमें एक नई जिंदगी दी। हम उसके बाद मुंबई चले गए, जहां उसने हमें अपने घर में जगह दी। धीरे धीरे हमने भी एक कंपनी शुरू की और हमने अपने सरनेम को मित्तल से बदलकर रहेजा कर लिया। उसके बाद हमने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे हम लोग काफी अमीर हो गए। हम एक बार फिर से अपने पुराने अवतार में लौटने लगे। फिर लगभग 5 साल बाद हमारे जिंदगी में संजय सिंघानिया नामक आदमी ने कदम रखा, जिसने हमारे जिंदगी में एक तूफान ला दिया। अयान इतना पढ़ने के बाद वक्त की गणना करता है, तब उसे पता चलता है कि संजय सिंघानिया का एंट्री तभी हुआ था जब अयान पढ़ने के लिए पहली बार दिल्ली गया था। अयान आगे पढ़ना शुरू कर देता है। संजय सिंघानिया को जब ये पता चला कि कोई उसके बनाए गए अंपायर के करीब आ रहा है, तब उसने अबुल आजाद नाम के गैंगस्टर के जरिए हमें दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें संजय सिंघानिया के अंदर आकर उसके साथ काम करना पड़ा और हम उसके छत्रछाया में बढ़ने लगे। तभी हमारे जिंदगी में एक और तूफान हमारा दोस्त बनकर आया, जिसका नाम था उत्कर्ष श्रीवास्तव और उसका जुड़वा भाई मनीष श्रीवास्तव। इन दोनों ने मिलकर हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। जब तक हमें इन दोनों के मंसूबों का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। तभी हमने एक एंटीबायोटिक मेडिसिन डिजाइन की जो हमें ग्लोबली राइज करने वाला था।
इससे काफी लोगों को नुकसान होने वाला था, जैसे ही अग्रवाल खानदान को, जो एशिया के सबसे बड़े मेडिसिनल लॉर्ड बनकर बैठे हुए थे, जिन्हें अपने इस पोजीशन के जाने का डर सताने लगा। उन लोगों ने आई गैंग को पैसे खिलाकर हमें खत्म कर देने की सुपारी दे दी है। इसी वजह से मृत्युंजय चक्रवर्ती को हमारे जिंदा होने का पता चल गया। इसके बाद उन लोगों ने एक लोकल गैंग जॉर्डन ग्रुप को हमें मारने की सुपारी दे दी है। अब शायद हमारा बचना नामुमकिन है। यहीं पर वह डायरी खत्म हो गई थी, जिसे देखकर अयान थोड़ा सा भावुक हो गया था। अयान उसके बाद उस डायरी को पूरा छान मारता है, लेकिन उस डायरी में और कुछ भी और नहीं लिखा हुआ था और आगे सब खाली था। अयान जल्दी से दूसरा वाला डायरी खोलता है और उसे पढ़ने लगता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं लिखे हुए होने की वजह से अयान थोड़ा बेचैन होने लगा था और सोचने लगा था कि आखिर यहाँ एक खाली डायरी क्या कर रही है। अयान के मन में कुछ और सवालों ने अपना घर बना लिया था। अयान के मुताबिक मृत्युंजय चक्रवर्ती ही अगर मेन विलेन है इसके जिंदगी का, तब तो उस दिन अयान ने मृत्युंजय चक्रवर्ती के कंधे में गोली मारकर बहुत ही बड़ी गलती की। अयान मन ही मन गुस्से में कहता है कि मुझे तो उसके सर में गोली मार देनी चाहिए थी। अयान में फिर सोचता है कि अब यहाँ उत्कर्ष श्रीवास्तव का भाई कहाँ से आ गया, और वह भी जुड़वा। आखिर यह मनीष श्रीवास्तव है कौन और कहाँ है। अयान को इस बात का भरोसा हो गया था कि अब उसका टारगेट आई गैंग और अग्रवाल खानदान होने वाला था, लेकिन उससे पहले अयान को यह जानना था कि पहले डायरी का विलेन गायकवाड़ खानदान आखिरकार इस डायरी से गायब क्यों हो गया। अयान इन सब चीजों को साइड में रखकर सोचता है कि माँ ने बिल्कुल सही लिखा है कि अपनों ने ही मार दिया, गैरों में कहाँ दम था। अयान अब कल के इंतजार में था, ताकि अयान अब इन सारे इल्जामों के बारे में पता कर सके। अयान सो जाता है और अगले दिन उठने के बाद ऑफिस चला जाता है। अयान ऑफिस से काम निपटा कर निकलने वाला ही था कि उसे अर्जुन राव ने अपने केबिन में बुला लिया। अयान अर्जुन राव के केबिन में जाते हुए कहता है कि क्या हुआ बॉस, आपने मुझे फिर से क्यों और कैसे याद किया? क्या मेरे काम से आपको कोई दिक्कत है? अर्जुन राव कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अयान कहता है कि आप जल्दी बताइए सर, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना था। अर्जुन राव कहता है कि ऐसा कोई वक्त होता भी है जब तुम्हें कोई जरूरी काम न हो। अयान हंसते हुए कहता है कि अब आप ये सब छोड़िए और सीधे मुद्दे पर आइए ना बॉस। अयान की बातों को सुनकर अर्जुन राव हंसते हुए कहता है कि ठीक है अयान, तो ये लो। एक लिफाफा अयान को देते हुए अर्जुन राव कहता है कि तुम्हारे लिए यह आया है विवेक चक्रवर्ती की तरफ से। अयान उसे देखकर शौक के मारे फ्रीज हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। CH100 दिस इज नॉट माई ईगो। अयान अर्जुन राव से वह लिफाफा लेकर जब उसमें मौजूद डॉक्यूमेंट को पढ़ता है तो अयान गुस्से से तमतमाने लगता है। अयान को इतना गुस्से में देखकर अर्जुन राव कहता है कि इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है कि तुम टमाटर की तरह लाल पीले हो रहे हो। अयान अर्जुन राव की तरफ देखता है और उस डॉक्यूमेंट को उसकी तरफ बढ़ा देता है। अर्जुन राव डॉक्यूमेंट पढ़ने ही वाला होता है कि अयान कहता है कि आप उन्हें कह दीजिएगा जिसने ये भेजा है कि मैं वहां किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा, और अगर उन्हें मेरी इतनी ही जरूरत है तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए। अयान इतना कहने के बाद वहां से निकल जाता है। अर्जुन राव ने अयान से ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं की थी। अर्जुन राव के हिसाब से अयान काफी शांत किस्म का इंसान था। आज से पहले अर्जुन राव ने अयान को कभी भी गुस्से में नहीं देखा था। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़ लेने से अयान के गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो जाने की वजह से अर्जुन राव अब किसी भी कीमत पर यह जानना चाहता था कि आखिर इस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे अयान जैसा शांत इंसान गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन राव जब वह डॉक्यूमेंट पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि आखिर अयान के गुस्से होने की वजह क्या थी। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अयान ने जो सॉफ्टवेयर बनाकर संजय सिंघानिया के जरिए वहां भेजवाया था उसमें कोई गलती थी, इसलिए वह लोग चाहते थे, लेकिन अयान खुद वहां जाकर उस गलती को ठीक करे। अर्जुन राव अपने आप को कहता है कि इन लोगों ने अयान के काम में गलतियां निकाल दी है, इसलिए वह गुस्से में लाल होकर वहां से चला गया है। अर्जुन राव अपने आप से कहता है कि आज तक अयान ने कभी भी कोई गलती नहीं की है, चाहे वह कितना बड़ा से बड़ा काम ही क्यों ना हो। अर्जुन राव कहता है कि इन लोगों ने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाया है। अब उसे मैं क्या खुद भगवान भी चक्रवर्ती ग्रुप्स के पास नहीं लेकर जा सकते हैं। अर्जुन राव को एक पुराना वाकया याद आता है। जब अयान ने जब पहली बार राव कंपनी को ज्वाइन किया था तब अर्जुन राव ने अयान को एक ही हफ्ते में कई सारी गलतियां गिना दी थी। उसके बाद अयान ने अगले एक हफ्ते तक कुछ किया ही नहीं और कंपनी को लॉस की तरफ धकेलने लगा। तब अर्जुन राव और बाकी के स्टाफ्स को अयान से माफी मांगनी पड़ी थी, तब जाकर अयान ने अर्जुन राव के इस कंपनी को डूबने से बचाया था। अर्जुन राव ये सब सोच ही रहा था कि उसे राजकुमार जिंदल का कॉल आ जाता है। कॉल देखते ही अर्जुन राव अयान के लिए आए उस डॉक्यूमेंट को बगल के रखता है और फोन उठाते हुए कहता है कि राजकुमार भाई, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। राजकुमार जिंदल कहता है कि यह सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि वह लड़का अयान रहेजा कब जा रहा है चक्रवर्ती ग्रुप्स के पास उस सॉफ्टवेयर में हुई गलती को ठीक करने। अर्जुन राव कहता है कि राजकुमार भाई, मैं उससे बात करने ही जा रहा था कि आपका फोन आ गया। राजकुमार जिंदल कहता है कि सुबह से तुम क्या कर रहे थे? अर्जुन राव कहता है कि सर, उसका शिफ्ट शाम में था और वह फोन उठा नहीं रहा था। अभी मैंने देखा है कि वह आया है तो मैं बात करने ही वाला था कि। राजकुमार जिंदल कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि वह लड़का अयान रहेजा कब जा रहा है उस सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने। उसके बाद राजकुमार जिंदल फोन काट देता है। अर्जुन राव जल्दी से अपने रूम में एक बटन दबाता है और एक लड़की अंदर आते हुए कहती है कि कहिए सर। अर्जुन राव खड़े होते हुए कहता है कि अयान चला गया क्या? चूंकि अयान ऑफिस में काफी पॉपुलर चेहरा था, इसलिए ऑफिस के लगभग लोग उसे जानते थे।
वह लड़की कहती है कि अयान सर बस निकलने ही वाले हैं। उस लड़की के मुंह से इतना सुनते ही अर्जुन राव भागते हुए अपने केबिन से निकलता है और इधर उधर अयान को ढूंढने लगता है। अर्जुन राव देखता है कि अयान अभी जा ही रहा था, इसलिए अर्जुन राव दौड़ते हुए अयान के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि प्लीज अयान एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद फैसला लेना। अयान कहता है कि अब सुनने और सुनाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। अयान इतना कहते हुए आगे बढ़ना जारी रखता है। ऑफिस के सारे स्टाफ खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे कि कैसे अर्जुन राव अयान को मनाने की कोशिश कर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे अयान बॉस हो और अर्जुन राव एक एम्प्लॉय। ऐसा दिख रहा था जैसे अयान ने अर्जुन राव को नौकरी से निकाल दिया हो और अर्जुन राव अपने नौकरी को बचाने के लिए अयान को तरह तरह के एक्सक्यूज देकर मनाने की कोशिश कर रहा हो। ऑफिस के स्टाफ के लिए यह एक ऐसा नजारा था जिसे वह लोग शायद अपने जिंदगी में दोबारा न देख पाए कि कैसे एक बॉस अपने स्टाफ को मनाने के लिए उसके पीछे भाग रहा हो। जब अर्जुन राव इस चीज को नोटिस करता है तब वह अपने स्टाफ की तरफ घूमते हुए कहता है कि यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। अर्जुन राव के इस बात को सुनकर सारे लोग फिर से अपने काम में जुट जाते हैं। अर्जुन राव जब अयान को देखता है तब तक अयान उस ऑफिस के गेट से बाहर निकल गया था। अर्जुन राव जल्दी से जाता है और अयान को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ। अयान कहता है कि मैं गलती नहीं सकता। अर्जुन राव अयान की बातों को सुनकर कहता है कि इंसान से तो गलती हो ही जाती है। अयान कहता है कि लेकिन मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हो सकती। अर्जुन राव कहता है कि तुम्हारा यह ईगो ठीक नहीं है। अयान अर्जुन राव की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहता है कि दिस इज नॉट माई ईगो। टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी किलर एक्स और तो और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें और तो और अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स।